चलिए भाई, आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए एकदम से, है ना। जो चीजें लगी हो उनको आप नोट करते रहिएगा और याद करने का प्रयास करिएगा। कोशिश हम करेंगे क्लास में चीजों को याद कराएंगे। बहुत बढ़िया क्लास होने वाली है, बहुत मस्त क्लास होने वाली है। कारण ये है कि आज आप लोग यूपीजी के पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। और फिर यूपीजी के मास्टर आइए आज सब, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसमें आपने जो जो सोच रखा है वो लगभग लगभग सारी चीजें यूपीजी की मिलेंगी। मैराथन तरीके से क्लास है कि इसमें मतलब कई टॉपिक मैंने शामिल किए हैं, जैसे शुरू से लेकर के उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस, है ना, इन सब से लेकर के आपका काफी हद तक मैंने मेला उत्सव महोत्सव तक मैंने शामिल करने का प्रयास किया है। लेकिन मैंने महोत्सव वगैरह शामिल करके बहुत कुछ शामिल करने का प्रयास किया आज की क्लास में, ठीक है। तो बढ़िया से एकदम क्लास को लीजिएगा आप लोग। चलिए शुरू करते हैं हम लोग, और पूरी फुल थ्योरी क्लास है, इसमें कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं भाई, ठीक है ना। फुल थ्योरी क्लास है। चलिए बेटा देखिएगा, शुरू करें हम लोग यहाँ से, ठीक है ना। देखो बच्चे, हम लोग यहाँ से शुरू करें, ठीक है ना। तो जैसे आपका दिया है कि उत्तर प्रदेश का नाम, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश का नाम देखिएगा, उत्तर प्रदेश का नाम कई बार चेंज किया गया है। उत्तर प्रदेश का नाम जो है कई बार चेंज किया गया है। जैसे आप लोग देखेंगे 1836 से उत्तर प्रदेश का नाम क्या, 1836 से उत्तर प्रदेश का नाम क्या पड़ा, उत्तर पश्चिमी प्रांत पड़ा। क्या नाम पड़ा भाई, उत्तर पश्चिमी प्रांत पड़ा, ठीक है। उत्तर पश्चिमी प्रांत पड़ा 1836 में। उसके बाद 1877 में उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध कर दिया गया, उसमें अवध शब्द जोड़ दिया गया, ठीक है ना। कब जोड़ा गया, 1877 में। फिर 1902 में देखिएगा, 1902 में इसको आगरा एवं अवध प्रांत कर दिया गया। क्या कर दिया गया, 1902 में आगरा एवं अवध प्रांत कर दिया गया। इस समय अगर आप देखें तो जो शासन था वो लॉर्ड कर्जन का था, समझ रहे हैं, लॉर्ड कर्जन का शासन था, एवं संयुक्त प्रांत कर दिया गया। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार नाम चेंज किया गया, 1937 में इसका नाम चेंज किया गया। 1937 में इसका नाम केवल और केवल कितना, संयुक्त प्रांत पड़ा। जो लास्ट में आपने देखा था 1902 में संयुक्त प्रांत, आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत नाम पड़ा था, उसको 1937 में क्या कर दिया, केवल नाम कर दिया गया, संयुक्त प्रांत कर दिया गया, ठीक है ना। और उसके बाद ध्यान रखिए, फाइनली 24 जनवरी 1950 में, फाइनली 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश कर दिया गया। क्या कर दिया गया, उत्तर प्रदेश कर दिया गया। समझ रहे हैं कि नहीं। तो अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो उत्तर प्रदेश का नाम जो है वर्तमान के हिसाब से कब किया गया चेंज, तो बच्चे ध्यान रखिएगा 24 जनवरी 1950 को किया गया, ठीक है ना। और 24 जनवरी 2014 से, ध्यान रखिएगा 24 जनवरी 2014 से स्थापना दिवस का महोत्सव मनाना शुरू किया गया, मतलब स्थापना दिवस मनाना शुरू किया गया उत्तर प्रदेश का, ठीक है। 24 जनवरी 2014 से शुरू किया गया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले पूछा था कि उत्तर प्रदेश का, या कभी कभी पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश से पहले क्या था। उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश से पहले क्या था, तो आप बताएंगे यहाँ क्या था, संयुक्त प्रांत था। क्या नाम था, संयुक्त प्रांत नाम था, ठीक है ना। उससे पहले पूछ लेता है, ठीक है ना। जैसे एक आप लोग देखिएगा, मैं आपको एक सवाल बताऊं, जैसे हिंदी में कभी कभी सवाल पूछता है, हिंदी में सवाल एक पूछता है कि ये बताइए भैया कि हिंदी जो भाषा है ना, हिंदी भाषा या हिंदी की आदि जननी कौन है, हिंदी की आदि जननी कौन है, ये पूछता है। हिंदी की आदि जननी कौन है, ये पूछता है। तो आपको यहाँ आंसर बताना, आदि जननी की बात करें तो आप बताएंगे संस्कृत, ठीक है ना। क्या बताएंगे, संस्कृत। आदि जननी की बात किया जाए, हिंदी की आदि जननी कौन सी है, संस्कृत है। और अगर केवल हिंदी की जननी कौन है, हिंदी की जननी पूछ लिया जाए तो हिंदी की जननी में अपभ्रंश बताएंगे। क्या बताएंगे, अपभ्रंश बताएंगे, ठीक है ना, अपभ्रंश भाषा बताएंगे। हिंदी की जननी पूछा जाए तो अपभ्रंश भाषा, और आदि जननी पूछ लिया जाए, आदि जननी की बात करें, ठीक है ना, आदि जननी की बात करें बेटा, आदि जननी, ठीक है ना, आदि जननी की बात करें, हिंदी की आदि जननी की बात करें तो आप बताएंगे संस्कृत। उसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का, मतलब एक देखो यहां से भी आपको एक सवाल मिल गया, समझ रहे हैं कि नहीं, एक आंसर एक सवाल मिल गया। और यहां से मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर उत्तर प्रदेश का पूछे कि उत्तर प्रदेश से पहले क्या नाम था, तो आप बताएंगे संयुक्त प्रांत नाम था। क्या नाम था, संयुक्त प्रांत। और कहे शुरू में इसका नाम क्या था, तो शुरू में बताएंगे 1836 में इसका नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत था। क्या नाम था, उत्तर। अब देखिए उत्तर प्रदेश से कुछ मतलब उत्तर प्रदेश की राजधानियों को भी समय समय पर क्या किया गया, बदला गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानियों को भी क्या किया गया, समय समय पर बदला गया है। जैसे आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के 1836 में जब उत्तर प्रदेश का उत्तर पश्चिमी प्रांत इसका नाम था, तब इसकी राजधानी क्या थी, आगरा थी। इसकी राजधानी बेटा क्या थी, आगरा थी। कब, जब 1836 में उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत था, ठीक है ना। उसके बाद इसका नाम, जो इसकी राजधानी थी उत्तर प्रदेश की राजधानी 1858 में चेंज की गई। कब चेंज की गई, 1858 में चेंज की गई। 1858 में इसकी राजधानी क्या कर दी गई, प्रयागराज कर दी गई। आगरा से बदल करके कहां ले आई गई, प्रयागराज लाई गई, ठीक है ना। इसकी राजधानी आगरा से प्रयागराज लाई गई। उसका बेटा ध्यान रखिए कि 1921 में पूछा जाए कि हाल ही में उत्तर प्रदेश की राजधानी कब बदली गई थी, तो आप बताएंगे 1921 में बदली गई थी। कब बदली गई थी, 1921 में। 1921 में कब, कहां लाई गई, आगरा से, सॉरी प्रयागराज से लखनऊ लाई गई। प्रयागराज से लखनऊ,
प्रयागराज से कहां ट्रांसफर की गई, लखनऊ इसकी राजधानी बनाई गई। लेकिन ये आंशिक रूप से थी, बाकी सारा कुछ यहाँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो हाईकोर्ट है वो कहां था, प्रयागराज था। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे न्यायिक राजधानी भी थी, कानूनी राजधानी भी उस समय प्रयागराज ही थी, समझ रहे ना। लेकिन इसको कुछ इसके हिस्से यानी आंशिक रूप से कहां ट्रांसफर कर दिया गया, लखनऊ में, ठीक ना, लखनऊ में कर दिया गया। और फिर धीरे धीरे ध्यान रखिएगा 1935 में उत्तर प्रदेश की राजधानी को पूर्णतः क्या कर दिया गया भैया, लखनऊ बना दिया गया। जो कि अगर आप देखिए 1935 में इसका नाम क्या था बेटा, 1935 में इसका नाम संयुक्त प्रांत था। क्या नाम था, संयुक्त प्रांत। तो संयुक्त प्रांत की राजधानी को लखनऊ कब ट्रांसफर किया गया, तो ध्यान रखिएगा 1921 में, और पूर्णतः कब बनाया गया, 1935 में, ठीक ना। तो जब ये आंशिक और पूर्णतः बताया तो ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप सीधा बताएंगे 1935 के नियम से इसका नाम मतलब इसका राजधानी लखनऊ पड़ी, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। अगला बेटा ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन कब किया गया। उत्तर प्रदेश के नाम से राज्य का गठन किया, कि पीछे आप पढ़ चुके हो, अभी मैंने आपको बताया 24 जनवरी 1950 को। भाई उत्तर प्रदेश के नाम से इसका गठन कब किया गया, उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश के नाम से कब गठन किया गया, तो 24 जनवरी 1950 को किया गया। और राज्य का पुनर्गठन कब किया गया, पुनर्गठन का मतलब होता है कि इसको फिर से गठित कब किया गया। पुनर्गठन में कई चीजें, सीमा में भी परिवर्तन हो जाता है, नाम में भी परिवर्तन हो जाता है, या अन्य चीजों में परिवर्तन हो सकता है, ठीक है ना। पुनर्गठन का मतलब ये होता है। तो इसका नाम में पुनर्गठन कब किया गया, जैसे मान लीजिए पापा ने कोई घर बनवाया था, ठीक ना, आपने नौकरी पाने के बाद उसको क्या कर दिया, पुनर्गठन कर दिया, उसका विनिर्माण कर दिया उसमें, समझ रहे हैं कि नहीं। उसमें कुछ चीजें तोड़वा उड़वा कर बढ़िया आगे कॉपी को वगैरह बनवा करके कुछ और बेहतरीन की बढ़िया कार पार्क होगी यहाँ पे, है ना, ऐसा कुछ बेहतरीन बेहतरीन आपने बना दिया, तो उसको क्या कहते हैं, पुनर्गठन करना। क्या कहते हैं, पुनर्निर्माण कहते हैं, उसे पुनर्निर्माण कहते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे क्या किया गया, पुनर्गठन कर दिया गया। तो पुनर्गठन भैया किया गया 1 नवंबर 1956 को। कब किया गया था, 1 नवंबर 1956 को इसका पुनर्गठन किया गया, ठीक है भाई। चलिए, इतनी बातें ध्यान रखेंगे भाई आप लोग, इनको बेहतरीन तरीके से, कि ये सवाल 100% यहाँ से पूछे जाने वाले हैं। वही मैंने यहाँ पे टॉपिक लिया है जो सवाल में बने हैं या बनते हैं, ठीक ना। ज्यादा हम फालतू की चीजें लाने का प्रयास नहीं किए हैं, क्योंकि कारण ये था भैया कि एक तो पहली बात तो ये क्या है, थ्योरी क्लास है, समझ रहे हैं कि नहीं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों को ध्यान में आना चाहिए। देखो भाई आगे ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश का वर्तमान भौगोलिक स्वरूप 9 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया। जो उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विस्तार है, आप लोग देखेंगे भौगोलिक विस्तार जो आपका ये बना हुआ है ना, ठीक है ना, यहाँ पे ऐसे, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश का जो भौगोलिक विस्तार है भैया यहाँ पे ऐसे, ठीक है ना भाई, ऐसे करके ये वाला जो विस्तार आया है, ये पहले और ऊपर तक था, यहाँ तक था, ठीक है ना भैया, ऐसे था, सॉरी यहाँ तक था, ठीक है ना, ऐसे था उत्तर प्रदेश का, ऐसे भौगोलिक विस्तार था। ये क्या हुआ है बेटा, ध्यान रखिएगा, इसको जो है 9 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया। कैसे आया, ध्यान रखिएगा, आपको पता होगा कि 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश से 13 जिले काट करके एक नया राज्य बना दिया गया। उत्तर प्रदेश से 13 जिले काट करके एक नया राज्य बना दिया गया। उसका नाम क्या रखा गया, उसका नाम था उत्तराखंड। नाम पहले उसका उत्तरांचल था। क्या नाम था उसका, उत्तरांचल, ठीक है ना। और उसको नया नाम दे दिया गया, उत्तराखंड नाम दे दिया गया। क्या नाम दे दिया गया, उत्तराखंड, ठीक है। तो 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 पर्वतीय जिलों को काट करके उत्तरांचल, जो कि अब वर्तमान में क्या है, उत्तराखंड नाम से निर्माण किया गया इसका, ठीक है ना। तो उसी समय उत्तर प्रदेश का जो नया स्वरूप आया, भौगोलिक स्वरूप कब आया, तो 9 नवंबर 2000 को। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब किया गया, उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को। पुनर्गठन की बात की 1 नवंबर 1956 को किया गया, ध्यान रखिएगा। और जरा सोचो 1956 में क्या हुआ था भैया, 1956 में ही आंध्र प्रदेश राज्य का गठन भाषा के आधार पर हुआ था। याद है, 1956 में आंध्र प्रदेश का गठन भी हुआ था भाषा के आधार पर, ठीक है ना। आ जाओ यहाँ पर वापस, ठीक है भाई। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है ना। 13 जिलों काट, और 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश का अस्तित्व में आया, जो भौगोलिक विस्तार नया वाला, ठीक है। आगे, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले, अब यहाँ पे कुछ हम लोग आगे बात कर लेते हैं, भौगोलिक स्वरूप की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 4 जिले, मतलब उत्तर प्रदेश के, देखो हमने बहुत विस्तार पढ़ाने का प्रयास नहीं किया है, मेन फैक्ट मैंने लेने का प्रयास किया इसमें, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश में 4 जिले ऐसे हैं जो कि किस चीज में है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले हैं। देखो पहले बात कर लिया जाए, उत्तर प्रदेश में जिले कितने बेटा, उत्तर प्रदेश में जिले कितने हैं, तो अभी आप लोग 75 ही बताओगे। कितने जिले हैं, 75। 76वां तो बना हुआ है अभी, ठीक है ना, मतलब अभी निर्माणाधीन है, तो आप बताएंगे 75 जिले हैं, ठीक है ना। कितने जिले हैं, 75 जिले। इन 75 जिलों में 4 ऐसे जिले हैं जिनका क्षेत्रफल, जिलों के अनुसार क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो वो 4 जिले, अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है बेटा, घटते क्रम में। अवरोही का मतलब क्या होता है, घटते क्रम में। तो सबसे पहले बड़ा वाला, फिर उससे छोटा वाला, फिर उससे छोटा वाला, फिर उससे छोटा वाला, है ना। तो सबसे ज्यादा, सबसे
बड़ा, उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा जिला है जिसका क्षेत्रफल सबसे बड़ा है? तो ध्यान रखिएगा लखीमपुर खीरी का है। किसका बेटा? लखीमपुर खीरी का। इसका 7680 वर्ग किलोमीटर है। ये ध्यान रखिए, भी ध्यान रखिए, लेकिन नाम जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, नाम जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद कौन सा बेटा? सोनभद्र। सोनभद्र आप देखेंगे यहां पर पड़ेगा, ठीक है ना, सोनभद्र यहां पड़ेगा। लखीमपुर खीरी बेटा यहां पर पड़ेगा आपका, ठीक है ना, लखीमपुर खीरी यहां पर। अभी आगे मैप है, मैप में आगे दिखा रहे हैं आपको, ठीक है ना, और अच्छे से तो ध्यान दीजिएगा। और वही क्रम में लखीमपुर खीरी है, सोनभद्र है, हरदोई जो कि लखनऊ के थोड़ा सा आगे पड़ता है, ठीक ना, हरदोई मिलेगा आपको, और सीतापुर जस्ट लखनऊ से लगा हुआ क्या मिलेगा आपको? सीतापुर मिलेगा, ठीक ना। लखनऊ से मान लीजिए है तो लखनऊ के इधर मिलेगा आपको सीतापुर, ठीक ना, सीतापुर। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है भाई। तो तो 4 जिले हैं बेटा, कौन कौन से? सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला कौन सा है? लखीमपुर। सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला सबसे बड़ा कौन सा है? लखीमपुर खीरी। दूसरे नंबर पर सोनभद्र, दूसरे नंबर पर तीसरे नंबर पर हरदोई, तीसरे नंबर पर चौथे नंबर पर बस ये 4 आप ध्यान रखिएगा। इन्हीं में से आपसे पूछ लिया जाएगा कि मान लीजिए कभी बहुत मतलब बहुत फंसा करके वाला सवाल पूछा गया तो ये पूछ लेगा कि भैया इनमें से कौन सा नहीं है ना। तो ये 4 तो आपको याद रहेंगे ना, तो कम से कम ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर लोगे, मतलब ऑप्शन तो काट सकते हो कि नहीं काट सकते हो, तो ये ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है ना। अगला, उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाले, भाई सबसे ऊपर वाले की हम लोग बात कर लिया। अब हम क्लास में उन बच्चों की भी बात करेंगे जो क्लास में सबसे पीछे रहते हैं। वो 4 ठे कौन से हैं बदमाश, है ना। तो बात करते हैं उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले कौन कौन से हैं। इसको आरोही क्रम में रखा गया है। आरोही मतलब सबसे कम, और फिर उससे थोड़ा सा ज्यादा, फिर उससे थोड़ा ज्यादा, फिर उससे थोड़ा ज्यादा वाला, ऐसा रखा गया है। तो सबसे कम की बात करें तो भैया हापुड़। कौन सा है? हापुड़। देखो नाम ही इसका छोटा सा, हापुड़, ठीक ना। इसका नाम ही क्या है? पूड़ी के जैसा छोटा सा नाम है इसका, हापुड़, है ना। इसका नाम क्या है? पूड़ी के जैसा हापुड़। तो पूड़ी छोटी सी होती है ना, बड़ी तो होती नहीं पूड़ी, रोटी बड़ी होती है, पूड़ी छोटी होती है ना। तो ध्यान रखिए कि सबसे छोटी क्या है? पूड़ी। तो पूड़ी का क्षेत्रफल क्या होता है? छोटा होता है। रोटी के अनुसार पूड़ी का क्षेत्रफल क्या होता है? छोटा होता है ना। तो सबसे छोटी क्या हो गई? हापुड़, पूड़ी, ठीक ना। उसका ध्यान रखेंगे। दूसरा कौन सा? भदोही, भदोही, ठीक ना, भदोही। दूसरा कौन सा बेटा? भदोही। फिर कौन सा है? गाजियाबाद। भदोही के बाद कौन सा है? गाजियाबाद। भदोही के बाद गाजियाबाद। गाजियाबाद के बाद कौन सा है? शामली। गाजिया के बाद कौन सा है? शामली। गाजिया के बाद कौन सा है? शामली, ठीक ना। ध्यान रखेंगे आप लोग कौन कौन सा? हापुड़, भदोही, हापुड़, भदोही, गाजियाबाद, हापुड़, भदोही, गाजियाबाद, हापुड़, भदोही, गाजियाबाद, हापुड़, भदोही, गाजियाबाद, शामली, हापुड़, भदोही, गाजियाबाद, शामली, हापुड़, भदोही, गाजियाबाद, शामली। और अगर उसमें बात किया जाए क्षेत्रफल में, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, सीतापुर, सॉरी हरदोई और सीतापुर, हरदोई और सीतापुर, ठीक है। देखिए उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी एवं सबसे पश्चिमी जिले की बात किया जाए तो बेटा क्रमशः यहाँ लिखा हुआ सबसे पूर्वी कौन सा है? बलिया। और सबसे पश्चिमी कौन सा है? शामली। ये देखो मैप बना हुआ, कुछ आप इसमें समझने का आप लोग प्रयास करिए। उत्तर प्रदेश मैप ऐसे लगभग है ही बेटा, ठीक है ना, एक भैंसे के जैसा, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। बात समझो ध्यान से। ये सबसे पूर्वी जिला हो गया। यहाँ पे एक जिला आएगा, ठीक है ना, ऐसा करके एक जिला है जिसका नाम भैया क्या है? बलिया, ठीक है ना, जिसका नाम क्या है? बलिया। सबसे पूर्वी जिला है उत्तर प्रदेश का, क्या है? सबसे पूर्वी जिला है। और बेटा यहाँ पे एक जिला है, ठीक है ना, ऐसे छोटा सा जिला है, ठीक ना, एक छोटा सा जिला है बलिया। एक छोटा सा यहाँ पे जिला है उत्तर प्रदेश का जिसका क्या नाम है? शामली, ठीक है ना, शामली। तो शामली, ठीक है ना, शामली सबसे पश्चिमी जिला है उत्तर प्रदेश का। और सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया। अच्छा सबसे उत्तरी जिला की हम लोग बात करें, सबसे उत्तरी जिला, ठीक है ना भैया, सबसे उत्तरी जिला की बात करें हम लोग, सबसे उत्तरी जिला कौन सा मिलेगा आपको? सहारनपुर मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? सहारनपुर, सहारनपुर, ठीक है ना। सबसे ऊपर कौन सा मिलेगा? सहारनपुर। और सबसे दक्षिणी की बात करें तो भैया यहाँ पे मिलेगा सोनभद्र। ये वाला कौन सा है? सोनभद्र, ठीक ना। ये कौन सा बेटा? सोनभद्र है। ये कौन सा है? सोनभद्र है। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा मिलेगा आपको? सोनभद्र मिलेगा। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? सोनभद्र। ध्यान रखिएगा सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? सोनभद्र है, ठीक है ना। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? सोनभद्र है। तो ये भी नाम याद रखिए, कभी कभी पूछ लेता है सवाल, ठीक है ना। अभी यूपी पुलिस 2024 वाले में भी यहाँ सवाल आए हैं, समझ रहे कि नहीं, कि सबसे पूर्वी जिला पश्चिमी जिला से भी सवाल पूछ लेगा, मतलब छोटे छोटे भी सवाल, कठिन भी सवाल पूछे गए लेकिन सवाल छोटे भी पूछे गए, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? पूर्वी जिला। भाई ऐसे आपको बनाना है ना मैप, ऐसे देखना है आपको, ठीक है ना, ऐसे देखना है। तो सबसे पूर्वी जिला कौन सा हो गया? बलिया। पश्चिमी, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, उत्तरी, दक्षिणी, सोनभद्र, ठीक है ना। आगे प्रदेश के सबसे अधिक एवं सॉरी तो हो गया, मैंने बता दिया आपको। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित उत्तर प्रदेश के 8 जिले। बेटा ये क्या होता है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र क्या होता है, ठीक है ना। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र क्या होता है, ठीक है ना। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र क्या होता है? ध्यान दीजिएगा।
एक सेकंड भाई, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की बात की जाए बेटा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र क्या होता है? देखो आप लोग, ए भाई बात नहीं, यहां पे सुनो भाई, एक बात समझो ध्यान से, क्या कहा गया है, जैसे इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं बेटा यहां से। अरे यहां पर आप देखिएगा ध्यान से बेटा, यहां पर है दिल्ली, यहां पर क्या है, दिल्ली, जो कि उत्तर प्रदेश की पश्चिमी सीमा से लगा हुआ है, ठीक ना, उत्तर प्रदेश की पश्चिमी सीमा से लगा हुआ क्या है, दिल्ली। अब दिल्ली के आसपास कुछ जो का क्षेत्र है ना, इसके आसपास का क्षेत्र, इसको जो है सर्कल क्षेत्र में बनाया गया है, उसको कहा गया राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहा गया। क्या कहा गया है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहा गया है। उस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, जिसको एनसीआर कहते हैं, क्या कहते हैं, एनसीआर कहते हैं, ठीक ना, नेशनल कैपिटल रीजन, ठीक ना, इसमें ध्यान रखिए बेटा, उत्तर प्रदेश के कितने जिले शामिल हैं? उत्तर प्रदेश के इसमें कितने जिले? 8 जिले हैं। कितने जिले शामिल हैं? उत्तर प्रदेश के 8 जिले शामिल हैं, ठीक ना, उत्तर प्रदेश कितने जिले शामिल हैं? 8 जिले शामिल हैं। कौन कौन से भैया? गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, ठीक ना, मुजफ्फरनगर, ठीक ना, शामली और बागपत। कुल भैया इसका क्षेत्रफल कितना है? 14,826 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है, ठीक ना। अब ध्यान रखिएगा, एनसीआर में शामिल उत्तर प्रदेश से कितने जिले हैं? 8 जिले हैं। कितने जिले शामिल हैं? 8। कौन कौन से? कौन कौन से? गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर। गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर। गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर। बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली और बागपत। शामली और बागपत, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा भाई, मैप से आपको समझा देंगे तो एक बार और देख लीजिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अब यहाँ पे देखिएगा, ये मैप है, दिख रहा है इसमें कि नहीं दिख रहा आप सभी को? ठीक है ना, चलो भाई दिख रहा होगा इसमें, हम जो नहीं दिख रहा हम बोल दे रहे हैं, ठीक है ना, समझ में आ जाएगा आप सभी को। चलो भाई देखो, बात करें यहाँ पे उत्तर प्रदेश के मंडल और संबंधित जिले, ठीक है ना, किसके बारे में बात करें यहाँ पे? उत्तर प्रदेश के मंडल और संबंधित जिले, ठीक है बेटा, उनसे संबंधित जिलों की यहाँ बात की गई, कुछ मंडल हैं उनसे संबंधित। तो सबसे पहले अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश को 18 मंडल में बांटा गया। कितने मंडल हैं? 18 मंडल। उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? 18 मंडल हैं, ठीक ना। उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या कितनी है? 18। और सबसे नया मंडल पूछ लिया जाए कौन सा आपका नया मंडल कौन सा है? तो अलीगढ़। ध्यान रखिए कौन सा भैया? अलीगढ़। सबसे नया मंडल कौन सा है? अलीगढ़। जिलों की संख्या कितनी है? 75, ठीक ना। अच्छा, सबसे नया वाला तो कौन सा है? अलीगढ़। लेकिन इससे पहले कुछ भी हैं, जैसे आपका हापुड़ हो गया, शामली, संभल, ये नवीनतम जिले हैं, ठीक ना, ये क्या है? नवीनतम जिले हैं, ठीक ना। लेकिन बिल्कुल नवीनतम जिला कौन सा है? अलीगढ़ है, ठीक ना, मतलब जो मंडल बनाया गया है, ठीक है ना, मंडल। तो ध्यान रखिएगा भैया, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना, तो जैसे हमारा एक मंडल आपका आता है कौन सा? सहारनपुर, ठीक ना। कौन सा मंडल आता है? सहारनपुर। अच्छा बेटा, एक बात और ध्यान रखिएगा मंडलों के बारे में, एक बात और ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में जो 18 मंडल हैं, इन 18 मंडलों में कुछ ऐसे मंडल हैं, 3 ऐसे मंडल हैं जिनमें जिलों की संख्या क्या है? ज्यादा है। मतलब क्या है कि उत्तर प्रदेश को प्रशासनिक दृष्टि से, मतलब इन जिलों को प्रशासनिक दृष्टि से 18 मंडलों में बांटा गया है। उन 18 मंडलों में एक अधिकारी नियुक्त किया जाएगा जो उन पर नियंत्रण रखेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? और उन 18 मंडलों में कुछ कुछ जिले शामिल किए जाएंगे, 2 जिले, 4 जिले, 6 जिले, ऐसा करके शामिल कर दिए जाएंगे। तो उस मंडल का जो रेंज होगा उस जिले तक ही रहेगा। समझ रहे हैं? उस जिले तक ही रहेगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ा मंडल उत्तर प्रदेश में कौन से हैं? 3 है। एक तो भैया आपका कौन सा हो गया? मेरठ हो गया, ठीक ना। एक आपका मेरठ हो गया, दूसरा आपका कानपुर हो गया, ठीक ना। दूसरा कौन सा हो गया? कानपुर हो गया। तीसरा आपका लखनऊ हो गया, ठीक ना। तीसरा आपका कौन सा हो गया? लखनऊ हो गया। ये 3 मंडल ऐसे हैं जो सबसे बड़े हैं, ठीक ना। जो 3 मंडल ऐसे हैं जो सबसे बड़े हैं, ध्यान रखिए। कौन कौन से भैया? कानपुर हो गया बेटा, कौन कौन सा हो गया? मेरठ हो गया, कानपुर और लखनऊ, ठीक ना, 3 हो गए। इनको ध्यान रखिए भाई। अगर हम लोग बात करें मेरठ मंडल की, जरा ये आप लोग मैप देख रहे हो ना भैया? मैप देख रहे हो ना? इस मैप में बेटा हम यहाँ पे एक चीज चिन्हित कर रहे हैं, जरा ऐसे ऐसे करके। यहाँ पे इतने, इस रेड पेन में जितना मैंने हाईलाइट किया है, इसी में 6 जिले शामिल हैं। किसके? मेरठ के। कौन कौन से भैया? एक तो मेरठ खुद ही शामिल है इसमें, ठीक ना। उसके बाद ध्यान रखिएगा बागपत है, बागपत इसके मेरठ के जस्ट बगल में है, बागपत है, ठीक ना। बागपत के नीचे आपका गाजियाबाद मिलेगा, फिर यहाँ पे आपको हापुड़ मिलेगा, गौतम बुद्ध, ऐसे गौतम बुद्ध नगर ऐसे कुछ खड़ा हुआ है ऐसे दिखेगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा बुलंदशहर। ये क्या मिलेगा? बुलंदशहर। तो कितने हो गए? बागपत 1 हो गया, मेरठ 2 हो गए,
गाजियाबाद 3 हो गया, हापुड़ 4 हो गया, गौतम बुद्ध नगर 5 हो गया और बुलंदशहर 6 हो गया। तो 6 जिले हो गए कि नहीं हो गए? किसमें? मेरठ में। मेरठ में कितने जिले हैं? 6। कौन कौन से? बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ और हापुड़, ठीक ना, मेरठ और हापुड़, ठीक ना भैया, ध्यान रखिएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पे लखनऊ मंडल की, ठीक ना, लखनऊ मंडल की अगर बेटा हम लोग बात करें लखनऊ मंडल की, तो लखनऊ मंडल हमारा यहां से लेकर के ऐसे आता है, ठीक ना, लखनऊ मंडल कुछ ऐसे आता है, ठीक ना, ऐसे आता है लखनऊ मंडल, कुछ ऐसे आता है, ठीक है भाई। लखनऊ मंडल कुछ हमारा ऐसे है। इसमें अगर आप देखिएगा तो लखीमपुर खीरी आता है लखनऊ मंडल में। लखीमपुर खीरी किस मंडल में आता है? लखनऊ मंडल में आता है। सीतापुर किस मंडल में आता है? लखनऊ में आता है। हरदोई किस में आता है? लखनऊ में आता है। उन्नाव किस में आता है? लखनऊ में आता है। लखनऊ किस में आता है? लखनऊ में ही आता है। अपना रायबरेली किस में आता है? लखनऊ मंडल में आता है। तो ये 6 जिले हो गए, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव और रायबरेली। ये मंडल किस मंडल के अंतर्गत आते हैं? लखनऊ मंडल के अंतर्गत आते हैं। ये जिले किस मंडल के अंतर्गत आते हैं? तो लखनऊ मंडल के अंतर्गत आते हैं। एक बेटा आपका और बचा है, कौन सा? एक मंडल बचा है आपका कानपुर, ठीक ना। एक कानपुर मंडल की अगर हम लोग बात करें भैया, तो कानपुर मंडल आपका यहीं से लगा हुआ है ऐसे, ठीक ना, ये ऐसे, यहाँ पे ऐसे, ठीक ना, ऐसे लगा हुआ है। इसमें हम लोग बात करें भाई, तो जैसे आपका हो गया फर्रुखाबाद, क्या हो गया? फर्रुखाबाद। फिर आपको कन्नौज, फिर आप कौन सा हो गया? इटावा, फिर कौन सा हो गया? औरैया, फिर हो गया आपका कानपुर देहात, फिर कौन सा हो गया भैया? कानपुर नगर हो गया, फिर कौन सा हो गया? कानपुर नगर हो गया। 6 फर्रुखाबाद, हरदोई, सॉरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, फर्रुखाबाद, कन्नौज, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, फर्रुखाबाद, कन्नौज, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया, इटावा, औरैया, इटावा, औरैया, इटावा, कानपुर नगर और कानपुर देहात, कानपुर नगर और कानपुर देहात, कानपुर नगर और कानपुर देहात, ठीक ना। ये किस मंडल में आते हैं भैया? कानपुर, फर्रुखाबाद, ठीक है ना, फर्रुखाबाद हो गया, और कौन सा? कन्नौज हो गया, ठीक ना। और उसके बाद इटावा हो गया, औरैया हो गया, कानपुर देहात हो गया, कानपुर नगर किसमें आते हैं? कन्नौज में। तो ये 3 आपको विशेष ध्यान रखने बेटा, ये 3 तो आपको विशेष ध्यान, जिनमें मंडलों की संख्या, जिलों की संख्या क्या है? ज्यादा है। अच्छा, कुछ ऐसे मंडल भी हैं, कुछ ऐसे मंडल हैं जिनमें इनकी संख्या क्या है? कम है, ठीक ना। जैसे आप लोग देखिएगा आजमगढ़, आजमगढ़ में 3 है, ठीक ना। आजमगढ़ में कितने हैं? 3 ही जिले हैं। इस मंडल में कितने जिले हैं? 3 जिले हैं। बस्ती में भी 3 जिले हैं। बस्ती में कितने जिले हैं? 3 जिले हैं। बस्ती में 3 जिले हैं। और सहारनपुर में 3 जिले हैं, ठीक ना। कितने? सहारनपुर में 3 जिले हैं। और एक आपका है मिर्जापुर में 3 जिले हैं, ठीक ना, मिर्जापुर में 3 जिले हैं। तो ये ऐसे मंडल हैं जिनमें 3-3 जिले हैं, ठीक ना भाई। किसमें? झांसी, हाँ सॉरी, झांसी में भी कितने हैं? 3 हैं, ठीक ना। झांसी में भी कितने हैं? 3 हैं। तो ये चौथा हो गया, ठीक ना, और ये 5वां हो गया। ये इसको चौथा कर लीजिए, इसको 5वां कर लीजिए। 5 जिले, 5 मंडल ऐसे हैं बेटा, ध्यान रखिएगा। 5 मंडल ऐसे हैं जिनमें आपको 3-3 जिले मिलेंगे। कितने जिले मिलेंगे? 3-3 जिले मिलेंगे। 5 मंडल ऐसे उत्तर प्रदेश में जिसमें 3-3 जिले मिलेंगे। कौन कौन सा मंडल है? अच्छा, इसको क्रम से ऐसे याद करिएगा, मैं बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में क्रम के अनुसार याद करिएगा ना, तो बढ़िया रहेगा, तब आपको याद हो जाएगा। देखो कैसे बता रहा हूँ, देखो कैसे याद करोगे आप लोग, ठीक है ना। पहले आप लोग याद करिए सहारनपुर, सबसे ऊपर कौन सा मिलेगा? सहारनपुर, सबसे ऊपर कौन सा मिलेगा? सहारनपुर में 3 जिले, सहारनपुर में 3 जिले। फिर सीधा आ जाओ दक्षिण में, इधर पश्चिम साइड में, इधर कौन सा मिलेगा? झांसी, इधर कौन सा मिलेगा? झांसी। झांसी में कितने जिले? 3 जिले। झांसी मंडल में कितने जिले? 3 जिले। झांसी मंडल में कितने जिले? 3 जिले। फिर आपको कौन सा मिलेगा? मिर्जापुर, फिर कौन सा मिलेगा? मिर्जापुर। मिर्जापुर मंडल में कितने जिले? 3 जिले। मिर्जापुर में कितने मंडल? 3 जिले। अच्छा, आपसे पूछ रहे चित्रकूट किसमें आता है भैया? चित्रकूट, तो चित्रकूट खुद ही एक मंडल है, चित्रकूट एक मंडल है। चित्रकूट के अंतर्गत बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर और महोबा आते हैं, हमीरपुर और महोबा आते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद बेटा बात करें हम लोग कौन सा, फिर आपको कौन सा मिलेगा? आजमगढ़। कौन सा मिलेगा? आजमगढ़ मिलेगा। फिर कौन सा मिलेगा? बस्ती। फिर आजमगढ़ मिलेगा, क्या मिलेगा? बस्ती। तो ऐसे याद रखिएगा। कौन कौन सा हो गया? सहारनपुर हो गया, झांसी, सहारनपुर, झांसी, मिर्जापुर, सहारनपुर, झांसी, मिर्जापुर। फिर क्या मिलेगा आपको? आजमगढ़। फिर क्या मिलेगा? आजमगढ़। फिर क्या मिलेगा? बस्ती, आजमगढ़, बस्ती, आजमगढ़, बस्ती। ये 5 जिले ऐसे हैं जिनमें, सॉरी 5 मंडल ऐसे हैं जिनमें 3-3 जिले हैं। बाकी 3 मंडल ऐसे हैं जिनमें 6-6 जिले हैं। तो मंडलों के बारे में आप इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। मंडलों के बारे में इतना आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत पर्याप्त मैटर है, ठीक है ना। इसके आगे विशेषकर कुछ ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक ना। अच्छा, एक बात बच्चा और ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश को 4 संभाग में बांटा गया। कितने संभाग में बांटा गया है? 4 संभाग में बांटा गया, भी ध्यान रखिएगा। मंडल कितने हैं? ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के कितने मंडल है बेटा? 18, ठीक ना। मंडल कितने हैं? 18। मंडल कितने हैं? 18, ठीक ना, 18 मंडल हैं। और अगर आपसे संभाग पूछा जाए, उत्तर प्रदेश को कितने संभाग में बांटा गया है?
तो 4, मतलब उत्तर प्रदेश को 4 संभाग में, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर, दक्षिणी, ये 4 संभाग में बांटा गया है। दक्षिणी बुंदेलखंड बांटा गया है। चलो आगे बढ़ते हैं भैया। अब यहाँ बेटा देखो, ऐसे कुछ ऐसे जिले हैं उत्तर प्रदेश के, मैंने आपको बताया ना 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में। कितने जिले हैं? 75 जिले। उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? 75 जिले। और इन 75 जिलों में बच्चे ध्यान रखिएगा, इन उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में एक बात ध्यान रखिएगा, 75 जिले के हर जिले का अपना अपना मुख्यालय होता है। अपने जिले में ही क्या होता है? मुख्यालय होता है, समझ रहे हैं ना। लेकिन उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे भी जिले हैं जिनका मुख्यालय वहीं पर ना होकर के कहीं और है उसी जिले में, लेकिन कहीं और स्थान पर, प्रमुख में ना होकर के कहीं और है। जैसे उदाहरण के लिए एक बात किया जाए, जैसे रायबरेली का मुख्यालय रायबरेली में ही है, समझ रहे हैं कि नहीं? क्योंकि हम आप लोग रायबरेली से हैं, हमें आपको अगर कोई भी प्रशासनिक कार्यवाही से संबंधित अगर कहीं जाना होता है, प्रशासनिक हो गया, चिकित्सकीय हो गया, या फिर न्यायिक चीजों को लेकर के अगर जाना हो, तो हम सीधा कहाँ पहुंचते हैं? रायबरेली पहुंचते हैं। भाई देखिए, रायबरेली में ही कौन बैठता है? एसपी बैठता है, डीएम रायबरेली में बैठता है, वहीं पे दीवानी कचहरी भी है, सत्र एवं जिला न्यायाधीश न्यायालय है, समझ रहे हैं कि नहीं? जिला चिकित्सालय भी वहीं है, समझ रहे हैं कि नहीं? तो कुल मिलाकर के आप जहां जहां इनसे, मतलब जैसे रायबरेली जिला है, इसमें जितना भी मुख्यालय वाला काम हो सब कहां मिलेगा आपको? रायबरेली सदर में मिलेगा, समझ रहे हैं कि नहीं? वहीं पे अपने पड़ोसी में चले जाइए, अमेठी, समझ रहे हैं? अमेठी का जो मुख्यालय है ना, वो अमेठी सदर में ना होकर के, अमेठी सदर में नहीं, वो कहाँ है? गौरीगंज में है। कहाँ है? गौरीगंज में। उसका एक तहसील है गौरीगंज, वहां पर है। जैसे अपने रायबरेली में डलमऊ तहसील हो गया, ऊंचाहार तहसील हो गया, महाराजगंज हो गया, रायबरेली हो गया, है ना। तो ये तहसील होते हैं। तो इस तरीके से कोई मुख्यालय यहाँ बना दिया जाए, समझ रहे हैं? ऊंचाहार बना दिया जाए या डलमऊ बना दिया जाए, ऐसे, है ना, रायबरेली ना होकर के वो अलग बना दिया जाए। सेम उसी तरीके यहाँ पर भी है। तो कुछ ऐसे जिले हैं जिनका मुख्यालय वहां पर ना होकर के कहीं और है। आइए देखते हैं भैया कहाँ पर है, देखिए ध्यान से। जैसे कहा जाए अमेठी, अमेठी का मुख्यालय कहाँ है बेटा? गौरीगंज। अमेठी का गौरीगंज, अमेठी का गौरीगंज। संत कबीर नगर का खलीलाबाद, संत कबीर नगर का खलीलाबाद, संत कबीर नगर का खलीलाबाद। गौतम बुद्ध नगर का ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर का ग्रेटर नोएडा, ठीक ना। कौशाम्बी का मंझनपुर, कौशाम्बी का मंझनपुर। भदोही का ज्ञानपुर, भदोही का ज्ञानपुर। अंबेडकर नगर का अकबरपुर, अंबेडकर नगर का अकबरपुर। श्रावस्ती का भिंगा, श्रावस्ती का भिंगा, श्रावस्ती का भिंगा। कुशीनगर का पडरौना, कुशीनगर का पडरौना। कानपुर देहात अकबरपुर माटी, कानपुर देहात अकबरपुर माटी। सिद्धार्थनगर नौगढ़, सिद्धार्थनगर नौगढ़। सोनभद्र राबर्टगंज, सोनभद्र राबर्टगंज, सोनभद्र राबर्टगंज। जालौन उरई, जालौन उरई। फर्रुखाबाद फतेहगढ़, फर्रुखाबाद फतेहगढ़। संभल बहजोई, संभल बहजोई, ठीक है। अब इनकी एक ट्रिक याद रख लीजिएगा, ट्रिक से याद करेंगे ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, ठीक है ना। इसे बहुत कुछ रखना पड़ जाएगा आपको। जैसे अमेठी के बच्चे ध्यान रखेंगे गौरीगंज, अमेठी ध्यान रखेंगे क्या चीज? गौरीगंज। एक पानी लो जरा, ठीक है भाई। अमेठी क्या ध्यान रखेंगे? गौरीगंज। अमेठी क्या है? गौरीगंज, ठीक है ना। अमेठी क्या है? गौरीगंज। संत कबीर नगर, देखो संत क्या होते हैं? सब खाली होते हैं। संत क्या होते हैं? खाली होते हैं, दिमाग से नहीं, झोली से खाली होते हैं, समझ रहे हैं ना। संत वही है जो झोली से क्या हो? खाली हो। इधर रखिए बेटा, ठीक है। संत क्या होते हैं? खाली होते हैं, ठीक है भाई। संत क्या होते हैं? खाली होते हैं। तो संत क्या है? खाली, खलीलाबाद। संत क्या है? खाली, खलीलाबाद। उसके बाद गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा। भाई गौतम बुद्ध क्या है? ग्रेट है। गौतम बुद्ध क्या थे? ग्रेट थे ना, महान थे, ठीक है ना। तो ग्रेट हो गया, ग्रेटर नोएडा। कौशाम्बी मंझनपुर, कुशी का मंजन, कुशी का मंजन, ऐसे ध्यान रखेंगे। भादो में ज्ञान मिला, भदोही से भादो, भादो में क्या मिला? ज्ञान। भादो में क्या मिला? ज्ञान। भादो में क्या मिला? ज्ञान। अंबेडकर नगर अकबरपुर, अंबेडकर नगर अकबरपुर, अंबेडकर नगर का अकबर, ऐसे याद रखिएगा, अंबेडकर नगर का अकबर। श्रावस्ती का भिनगा, श्रावस्ती में वैसे भी क्या है? भिनगा कैसे है? क्योंकि वहां पे साक्षरता कम है, पढ़े लिखे लोग कम है, तो लोग उनसे क्या भिनक जाते हैं, है ना। लोग क्या है? भिनक जाते हैं। तो श्रावस्ती में भिनक गए, क्या है? भिनगा। अगला आ जाओ कुशीनगर, अगला क्या है? कुशीनगर पडरौना, कुशीनगर पडरौना। कानपुर देहात अकबरपुर माती, ठीक है ना, अकबरपुर माती। भाई देहात में क्या मिलेगा? माती, ठीक है ना। देहात में क्या मिलेगी? माती। शहरों में माटी मिलेगी नहीं, सब वहां टाइल्स फर्श बनी रहती है ना बेहतरीन, तो वहां माटी नहीं मिलेगी। अगला बेटा सिद्धार्थ नगर, तो बंद कर दो महाराज। सिद्धार्थ नगर क्या है?
नौगढ़, सिद्धार्थनगर का नौगढ़। सिद्धार्थनगर क्या है? नौगढ़। भाई सिद्धार्थ जो थे, गौतम बुद्ध का नाम था सिद्धार्थ, बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। वो 9 गढ़ों के क्या थे? राजा। वो 9 गढ़ों क्या थे? राजा। सिद्धार्थनगर, नौगढ़। सोनभद्र, राबर्टगंज, सोनभद्र, राबर्टगंज, सोनभद्र, राबर्टगंज। जालौन, जलकर उड़ गई। जब कोई चीज जलेगी तो राखी बन के क्या हो जाएगी? उड़ जाएगी। तो जालौन उड़ गई, ठीक ना, उड़ई, जालौन का उड़ई, ठीक ना। उसके बाद फर्रुखाबाद, फतेहगढ़, फासे फर्रुखाबाद और फासे फतेहगढ़, फासे फर्रुखाबाद और फासे फतेहगढ़, फासे फर्रुखाबाद और फासे फतेहगढ़। उसको बंद कर लो, ठीक है ना। फासे फर्रुखाबाद और फासे फतेहगढ़। अगला है संभल जाओ बहनोई, संभल जाओ बहनोई, संभल का बहजोई, संभल जाओ बहनोई, ठीक ना। तो संभल का क्या हो गया? बहजोई, ठीक ना। तो ये आप क्या याद रखेंगे? मुख्यालय से भिन्न होने वाले मुख्यालय, सॉरी मतलब जिले जिनका मुख्यालय क्या है? भिन्न है, वहां पे नहीं है। आगे चलते हैं भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो। अब यहाँ पे कुछ अक्षांशीय विस्तार वगैरह भी देख लीजिए उत्तर प्रदेश का, समझ रहे हैं कि नहीं? उत्तर प्रदेश कुछ अक्षांशीय विस्तार वगैरह भी देख लीजिएगा। जैसे उत्तर प्रदेश के आकार की बात किया जाए, उत्तर प्रदेश का आकार कैसा बेटा? उत्तर प्रदेश का आकार कैसा है? तो उत्तर प्रदेश का आकार कैसा है? लंबवत है। उत्तर प्रदेश का आकार कैसा है? तो जो अभी आपने मैप देखा था वो कैसा माना जाता है? लंबवत माना जाता है। कैसा माना जाता है? लंबवत माना जाता है। ग्लोब पर स्थिति क्या है उत्तर प्रदेश की? उत्तर प्रदेश की ग्लोब पर अगर स्थिति पूछ लिया भैया तो क्या है? 23 डिग्री 52 सेकंड से 23 डिग्री 52 सेकंड से 31 डिग्री 28 सेकंड उत्तरी अक्षांश पर। किधर है? उत्तरी अक्षांश पर। तो जो उत्तर प्रदेश का सबसे निचला वाला हिस्सा शुरू होता है ना, दक्षिणी वाला हिस्से वाला, सोनभद्र वाला, तो यहां से माना जाता है भैया, ठीक ना। इसकी शुरुआत कहां से होती है? 23 डिग्री से शुरू होती है। कितने से? 23 डिग्री 52 सेकंड से शुरू होती है, ठीक ना। और सबसे उत्तरी जिला जो माना जाता है सहारनपुर, ठीक ना। सहारनपुर जो कि आप देखेंगे सहारनपुर कुछ ऐसे करके जाता है ना, ऐसे आपने देखा भी। तो सहारनपुर सबसे उत्तरी है। उत्तर में सहारनपुर, इसमें ये कहां तक है? 31 डिग्री 28 सेकंड, ठीक ना। सबसे उत्तरी जिला माना जाता है। तो ये पूरा उत्तरी अक्षांश पर, किस पर है? उत्तरी अक्षांश में, क्योंकि उत्तर भारत भी आपका उत्तरी अक्षांश पर है और उत्तरी अक्षांश में। उसके बाद बात करें बेटा कहां पे? 77 डिग्री 30 से 84 डिग्री 39 मिनट तक पूर्वी देशांतर। मतलब ये आपका यहाँ पे शामली जिला है, शामली जिला। शामली जिला की जो शुरुआत होती है वो कहां शुरू होती है भैया? उसकी शुरुआत होती है 77 डिग्री 30 से। कहां शुरू होती है? 77 डिग्री 30 से, 77 डिग्री 30 सेकंड से शुरुआत होती है। और जो आप इधर पढ़ेंगे, आप शुरू में लास्ट में पढ़ेंगे बलिया, बलिया पढ़ते हैं ना, बलिया जिला, बलिया जिला जो कि कहां पे है? सबसे पूर्व में है बलिया जिला। तो बलिया जिला की जो शुरू अंतिम रेखा है वो कहां तक है भैया? तो 84 डिग्री 39 सेकंड। कहां है? 84 डिग्री 39 सेकंड तक ये है आपका, जो कि पूर्वी देशांतर माना जाता है। क्या माना जाता है? पूर्वी देशांतर माना जाता है। क्या माना जाता है? पूर्वी देशांतर। तो ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश की जो शुरुआत होती है वो कहां शुरू होती है? 23.5 डिग्री 52 सेकंड, मतलब 23 डिग्री 52 सेकंड से 23 डिग्री 52 सेकंड शुरू होती है कहां तक? 31 डिग्री 28 सेकंड तक, ठीक ना। और अक्षांशीय विस्तार में और देशांतरी विस्तार में अगर बात किया जाए तो भैया 77 डिग्री 30 से शुरू होती है और 84 डिग्री 39 तक कहां तक जाती है? 39 तक। तो ये देशांतरी विस्तार है। कहां तक है? देशांतरी विस्तार है, ठीक है भाई। तो इसको भी आप लोग नोट करिएगा और याद करिएगा अच्छे से। चलो भाई आगे बात करते हैं। पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? पूर्व से पश्चिम की मतलब ये जो आपका यहाँ पे जिला है बलिया, बलिया से लेकर के बच्चे जो पश्चिमी जिला है शामली, यहां तक की लंबाई कितनी है? तो 650 किलोमीटर। कितनी है? 650 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश की लंबाई कितनी है? 650 किलोमीटर। और अगर भैया यहाँ पूछा जाए उत्तर से लेकर के दक्षिण की टोटल लंबाई कितनी है? तो 240 किलोमीटर। कितनी मानी जाती है? 240 किलोमीटर। अब यहां से ऐसे तिरछा नहीं मापा जाता है, ये आपका दक्षिणी बिंदु हो गया और इसी के सिद्धांत पर ऐसे मान लिया जाएगा उत्तरी बिंदु, और यहां से ऐसे मापा जाए कितना है? 240 किलोमीटर। तो उत्तर प्रदेश का दक्षिण से लेकर के उत्तर की ओर चौड़ाई कितनी है? उत्तर प्रदेश के मैप की जो चौड़ाई है, मतलब इसकी क्षेत्रफल की जो चौड़ाई है 240 किलोमीटर है, ठीक ना। और लंबाई कितना है? 650 किलोमीटर। कितना है? 650 किलोमीटर। अगला है उत्तर प्रदेश का बड़ा क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है ना। जो कि भैया ध्यान रखिए भारत के क्षेत्रफल का कितना है? 7.33% है। 7.33% पूरे भारत का है भाई, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का नगरीय क्षेत्रफल कितना है? 2.70% है। मतलब उत्तर प्रदेश का जितना भी क्षेत्रफल है 2,40,928 किलोमीटर, इसको आप 100% मान लीजिएगा। इसमें से 7% ही मान लीजिए, 7 मतलब लगभग 3%, ठीक ना, लगभग 3% ही क्या है? नगरीय क्षेत्रफल है,
मतलब इतने में नगर नगर निवास करता है, बाकी में क्या है देहात यानी ग्रामीण क्षेत्र निवास करता है, ठीक है ना, बाकी ग्रामीण क्षेत्र निवास करता है। उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान रखिएगा भैया। उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च शिखर कौन सा बेटा? उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अमसोच चोटी है। कौन सी बेटा? अमसोच चोटी है। कौन सी है? अमसोच चोटी है, जो कि शिवालिक पहाड़ी की एक हिस्सा है। शिवालिक पहाड़ी क्या बेटा? हिस्सा है। अगर हम लोग बात करें तो ये भैया शिवालिक पहाड़ी ऐसे जाती है, शिवालिक पहाड़ी ऐसे है, ठीक है ना। इस शिवालिक पहाड़ी का ही हिस्सा माना जाता है। इसकी एक चोटी है जिसका नाम क्या भैया? अमसोच चोटी। क्या नाम है? अमसोच चोटी नाम है। ये उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। समझ रहे हैं कि नहीं? उत्तर प्रदेश सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अमसोच। एक दिन हम आपको चोटियां बता देंगे कि उत्तर भारत में किस राज्य में, जो जैसे दक्षिण भारत में कौन सी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक ना, और इस पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पूर्वी क्षेत्र में, पूर्वी भारत में पाई जाने वाली सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, इसके बारे में आपको स्पेशल एक क्लास बना देंगे, ठीक है। चलो अगला, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? अभी जैसे यहाँ पे क्षेत्रफल के बारे में बात किया, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 2,40,998, ठीक है ना, 28 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के हिसाब से देखा जाए तो 7.33% है। तो भैया भारत में उसका हिस्सेदारी कौन सी है, किस नंबर पे आता है? तो उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा नंबर आता है? चौथा राज्य है। कौन सा राज्य है? चौथा राज्य है, ठीक है ना। यानी इससे पहले 3 बड़े और राज्य हैं जिनका उत्तर प्रदेश से भी ज्यादा क्षेत्रफल है, ठीक है ना। कौन कौन से राज्य हैं? राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। इसके बाद कौन सा आता है? उत्तर प्रदेश। इसके बाद कौन सा आता है? उत्तर प्रदेश, क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि में पहले नंबर पर। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 जिले, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 जिले पीछे आप पढ़ चुके हो, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र और कौन सा? हरदोई, सीतापुर। 4 ही पढ़े थे, 5वां पढ़ लो। यहाँ पे कौन सा है? प्रयागराज। और सबसे कम क्षेत्रफल वाले 5 हो गए, वहां 4 ही पढ़े थे, हापुड़, गाजियाबाद, भदोही, शामली, और कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। और कौन सा भैया? गौतम बुद्ध नगर। चलो ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है ना, कुछ ऐसा विस्तार हो गया। अब यहाँ बात करते हैं सीमावर्ती राज्यों के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? सीमावर्ती राज्यों के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना भाई। चलो भाई देखो यहाँ पे ध्यान सुनो, ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, यहाँ से एक बिंदु मैंने लाइन बना रखी ना मैप में, ये पता क्या है? ये गंगा एक्सप्रेसवे है। ये क्या है? गंगा एक्सप्रेसवे। हाँ यह वाला गंगा एक्सप्रेसवे किन किन जिलों से होकर गुजरा है, ये मैंने आपको दिखाने के इसमें प्रयास किया है, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? उसको भी हम चर्चा करेंगे, पहले इस पे बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। इस पर भी चर्चा करेंगे। ये भी आपका एक एक्सप्रेसवे है, ये भी आपका एक्सप्रेसवे है, ये भी एक एक्सप्रेसवे है, ये जो बना हुआ है ये, ठीक है ना, इस पर बात करेंगे भी, ठीक है ना। मेन है। देखो बात करते हैं उत्तर प्रदेश में क्या है भैया? सीमावर्ती राज्यों की बात करते हैं, ठीक है। जैसे बात ये कहा गया है कि जो उत्तर प्रदेश राज्य है ना, ये कितने राज्यों के साथ में सीमा बनाता है? भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? बताओ जरा, उत्तर प्रदेश कितने राज्यों के साथ में सीमा बनाता है? जल्दी से बताइए भाई, आप लोग सोचने का प्रयास करो जरा। उत्तर प्रदेश कितने राज्यों के साथ में सीमा बनाता है? अरे दादा, 8 राज्यों के साथ सीमा बनाता है बेटा। कितने राज्यों के साथ में? 8 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। और एक भैया केंद्र शासित प्रदेश है। एक कौन सा है? केंद्र शासित प्रदेश। और एक बेटा क्या है? अंतरराष्ट्रीय भी सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश। कौन सी? अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाता है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? उत्तर प्रदेश राज्यों के साथ सीमा, राज्यों के साथ सीमा, कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो भैया 8 + 1, एक आपका क्या हो गया? केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है ना। और एक भैया क्या बनाता है? अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। अंतरराष्ट्रीय मतलब एक अंतरराष्ट्र है। कौन सा अंतरराष्ट्र है? यो है भैया क्या? नेपाल। यो क्या है? नेपाल। समझ रहे हैं ना? ये भैया क्या? नेपाल। तो नेपाल के साथ में उत्तर प्रदेश क्या बनाता है? अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। और 8 राज्य ऐसे हैं जिनके साथ में क्या बनाता है? अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। क्या कह सकते हो? अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। आइए बात करते हैं कौन कौन से। देखो भाई, पहला हम लोग बात करें भाई, पहला राज्य आपका कौन सा हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। दूसरे राज्य की बात करें बेटा, कौन सा है? हरियाणा। दूसरा राज्य कौन सा है? हरियाणा। तीसरा राज्य बात करें हम लोग भैया तो राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान, जो कि उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा बनाता है।
नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यहां से लेकर के यहां तक आपको मिलेगा एमपी, क्या मिलेगा? एमपी, जो कि आपका चौथा राज्य हो गया। कौन सा राज्य हो गया? चौथा। और इस यहां से लेकर बच्चे यहां तक आपको मिलेगा छत्तीसगढ़। कौन सा मिलेगा? छत्तीसगढ़, जो कि पांचवा राज्य हो गया। कौन सा राज्य हो गया? पांचवा। और यहां से लेकर के भैया यहां तक आपको मिलेगा क्या चीज? झारखंड, जो कि छठवां राज्य हो गया। और इसके बाद यहां पर आपको मिलेगा ये वाला, यहां से लेकर के यहां तक मिलेगा आपको ये बिहार मिलेगा, ठीक ना? बिहार मिलेगा, जो कि सातवां राज्य हो गया। और बिहार के भैया यहाँ पर आ जाए हम लोग, ये यहां से लेकर के यहां तक आपको क्या मिलेगा? यूके, जिसको उत्तराखंड यानी आठवां राज्य हो गया। ये 8 राज्य हो गए। और यहीं पर भैया आपको मिलेगा क्या चीज? यहां पर आपको मिलेगा क्या चीज? यहां पर मिलेगा बेटा आपको दिल्ली। यहां पर क्या मिलेगा? दिल्ली। दिल्ली जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है, जिसके साथ में उत्तर प्रदेश के अगर देखा जाए तो 2 जिले, जो कि 2 जिले सीमा बनाते हैं। 2 जिले सीमा बनाते हैं। एक कौन सा हो गया? गौतम बुद्ध नगर हो गया, और एक गाजियाबाद। अगर आप देखिए तो गौतम बुद्ध नगर बेटा ये यहाँ पे ऐसे खड़ा हुआ है, यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर बनाता है सीमा, ठीक ना? और दूसरा कौन सा हो गया? गाजियाबाद। अगर देखा जाए दिल्ली ऐसे है, बस इतनी बड़ी है दिल्ली, ये देखो, ये दिल्ली है। और भाई साहब पूरे भारत को कंट्रोल कर रखा है इसने, समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे खोपड़ी में होता है ब्रेन, और ब्रेन में होता है सेरिब्रम, एक सेरी ब्लासम होता है, छोटा सा होता है, समझ रहे हैं कि नहीं? एक पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, ध्यान समझो, एक छोटी सी होती है पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, समझ रहे हैं ना? वो बहुत छोटी सी मटर के दाने से भी छोटी होती है, समझ रहे हैं? मटर दाने छोटी होती है, और पूरे शरीर को भाई साहब कंट्रोल करती है। शरीर के हर चीज को कंट्रोल करती है, सूचनाओं का भी आदान प्रदान करती है, ब्लड का सर्कुलेशन, सब कुछ को कंट्रोल वो करती है। बाकी पूरी इतनी बड़ी शरीर हाथी ऐसी ले रहा, कोई मतलब नहीं है, वो मेन है भाई साहब, समझ रहे हैं कि नहीं? सेम कुछ भी राज्य बिगड़ जाए, कुछ भी, भाई साहब छोटा सा दिल्ली है, इसने पूरा आतंक काट रखा पूरे देश में, पूरा कंट्रोल इसके हाथ में, समझ रहे बेटा? तो इसके दिल्ली के साथ में ध्यान रखिएगा, 2 राज्य सीमा बनाते हैं उत्तर प्रदेश के, 2 जिले सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? एक गौतम बुद्ध नगर और दूसरा गाजियाबाद। एक गाजियाबाद और दूसरा कौन सा हो गया? गौतम बुद्ध नगर, ठीक है ना? अगर हम लोग बात करें हिमाचल प्रदेश के साथ में उत्तर प्रदेश का केवल एक जिला सीमा बनाता है। कौन सा? सहारनपुर। कौन सा बनाता है? सहारनपुर। सहारनपुर नींबू और संतरे के लिए बड़ा फेमस है भाई साहब, नींबू और संतरे के लिए फेमस है। पूछ लिया जाए कि सहारनपुर किस चीज के लिए फेमस है, तो यहाँ पे नींबू और संतरे की फसल के लिए बहुत फेमस है, ठीक है ना? सहारनपुर। अगला बात करते हैं बेटा, कौन सा आपका तीसरा है आपका, मतलब अगला आता है हरियाणा। हरियाणा के साथ में 6 जिले सीमा बनाते हैं। कौन सा जिले? 6 जिले सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? सहारनपुर भी बनाता है, शामली भी बनाता है, बागपत भी बनाता है, ठीक है ना? उसके बाद गौतम बुद्ध नगर बनाता है, ये गाजियाबाद नहीं बनाता, ध्यान रखिए, गाजियाबाद नहीं बनाता है, गाजियाबाद केवल दिल्ली के साथ सीमा बनाता है। गौतम बुद्ध नगर बनाता है। गौतम बुद्ध के बाद यहाँ अलीगढ़ है, देखिए अलीगढ़, ये छोटा सा अलीगढ़ सीमा बनाता है। और उसका बेटा एक है मथुरा देखिए यहाँ पे, ये इतनी सीमा मथुरा बनाता है। इतनी सीमा कौन बनाता है? मथुरा। यहां से इतनी बड़ी सीमा कौन बनाता है? मथुरा, क्योंकि ये जिला है मथुरा, ठीक है ना? मथुरा, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। अगला बात करें बेटा राजस्थान राज्य के साथ में उत्तर प्रदेश के 2 जिले सीमा बनाते हैं। एक तो आगरा हो गया, एक मथुरा हो गया, दूसरा कौन सा हो गया? आगरा और मथुरा, ये 2 जिले ऐसे हैं जो राजस्थान के साथ में क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं, ठीक है ना? उसके बाद अगर हम लोग बात करें एमपी के साथ में, सबसे ज्यादा राज्य के साथ सीमा बनाते हैं एमपी के साथ में, 11 राज्य एमपी के साथ में सीमा बनाते हैं। 11 राज्य कौन कौन से भैया? अब यहां से चलो बढ़ो, सबसे पहले आपको क्या मिलेगा भैया? आगरा मिलेगा। कौन सा मिलेगा? आगरा मिलेगा। आगरा भैया कौन सा मिलेगा? इटावा। आगरा कौन मिलेगा? इटावा के बाद भैया ध्यान रखिएगा, आप औरैया को मत जोड़ देना, ठीक ना? औरैया देखिए, अगर बहुत जूम करके अगर आप देखेंगे तो औरैया यहां से घूम गया इसे, और जबकि एक सीमा ऐसे आई है, समझ रहे ना? तो औरैया सीमा नहीं बनाता है। अगला कौन सा है? जालौन। कौन सा बेटा? जालौन है। जालौन के बाद कौन सा? झांसी। और झांसी के बाद कौन सा है? ललितपुर, ठीक ना? उसके बाद महोबा आ जाओ, कौन सा मिलेगा? महोबा के बाद बांदा के बाद चित्रकूट, ठीक ना? चित्रकूट के बाद प्रयागराज, ठीक ना? प्रयागराज के बाद मिर्जापुर, कालीन भैया वाला नगर, ठीक है ना? अगला कौन सा है? सोनभद्र। अगला कौन सा है? 11वां है सोनभद्र। 11वां कौन सा है? सोनभद्र। तो ये 11 जिले सीमा बनाते हैं किसके साथ में? ये 11 जिले सीमा बनाते हैं मध्य प्रदेश साथ में। कौन कौन सा भैया? शुरू करो। आगरा हो गया, ठीक ना? फिर कौन सा हो गया? इटावा। आगरा इटावा जालौन, झांसी ललितपुर, फिर बांदा, चित्रकूट, फिर क्या मिलेगा? चित्रकूट के बाद क्या मिलेगा? प्रयागराज, मिर्जापुर, फिर क्या मिलेगा? मिर्जापुर के बाद सोनभद्र, ये 11 जिले हो गए।
ठीक है ना। आगे आते बेटा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ और झारखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड इन दोनों राज्यों के साथ में केवल एक ही जिला सीमा बनाता है, कौन सा? सोनभद्र, जिसका अभी मैं आपसे पूछ लूं कि जिसका मुख्यालय कहां है, आपने पीछे पढ़ा, जिसका मुख्यालय कहां है? सोनभद्र का मुख्यालय कहां है? रॉबर्टगंज है, कहां है? रॉबर्ट्सगंज है, ठीक है ना, रॉबर्ट्सगंज है, ठीक है बच्चे। अगला भाई बात करें हम लोग बिहार, बिहार राज्य के साथ में 7 जिले सीमा बनाते हैं। कितने जिले सीमा बनाते हैं? 7 जिले सीमा बनाते हैं। कितने जिले सीमा बनाते हैं? 7 जिले सीमा बनाते हैं। अब हम लोग चलते हैं नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं, ठीक है ना, दक्षिण से उत्तर की ओर चलते हैं। तो बात करें सबसे पहले कौन मिलेगा? सोनभद्र, फिर मिलेगा चंदौली, फिर क्या मिलेगा? चंदौली, चंदौली के ऊपर गाजीपुर, फिर क्या मिलेगा? गाजीपुर, गाजीपुर के ऊपर बलिया, ठीक है ना, बलिया, बलिया के बाद देवरिया, देवरिया के बाद कुशीनगर, कुशीनगर के बाद महाराजगंज, कुशीनगर के बाद महाराजगंज। ये 7 जिले हैं जो किसके साथ सीमा बनाते हैं? उत्तर। और इनको याद भी रखना, सवाल पूछ लेता है कभी कभी घुमा फिरा करके, कौन से ऐसे जिले हैं निम्नलिखित में से, इनका क्रम बनाइए, या फिर ऐसा कौन सा क्रम इसमें से सही है जो कि बिहार के साथ सीमा बनाता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा सोनभद्र, चंदौली, सोनभद्र, चंदौली, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, फिर बलिया, फिर देवरिया, फिर कुशीनगर, फिर महाराजगंज, ठीक है ना, याद रखिएगा। उसका भैया आपका अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश कौन सा है? नेपाल। और नेपाल के साथ में 7 जिले सीमा बनाते हैं। नेपाल के साथ में 7 जिले सीमा बनाते हैं उत्तर प्रदेश के। कौन कौन से भैया? एक तो हो गया आपका महाराजगंज, पहला हो गया महाराजगंज, फिर हो गया सिद्धार्थनगर, फिर हो गया बलरामपुर, ठीक ना, फिर श्रावस्ती, फिर बहराइच, फिर कौन सा हो गया? बहराइच, फिर लखीमपुर खीरी, ठीक ना, लखीमपुर खीरी, फिर कौन सा हो गया? पीलीभीत, फिर कौन सा हो गया भैया? पीलीभीत। ये 7 जिले नेपाल का सीमा बनाते हैं, 7 जिले नेपाल का सीमा बनाते हैं। फिर उत्तराखंड के साथ भी 7 जिले ही सीमा बनाते हैं। उत्तराखंड के साथ में भी उत्तर प्रदेश के 7 जिले सीमा बनाते हैं। कौन कौन से भैया? ध्यान रखिएगा, कौन कौन से? तो बच्चे एक ध्यान रखिएगा, पीलीभीत एक हो गया, बरेली 2, रामपुर 3, रामपुर, रामपुर चाकू के लिए फेमस है, रामपुरी चाकू के लिए फेमस कौन सा जिला है? रामपुर, ये वही वाला है उत्तराखंड से। फिर मुरादाबाद, ठीक ना, मुरादाबाद के बाद बिजनौर, मुरादाबाद के बाद कौन सा हो गया? बिजनौर, बिजनौर के बाद मुजफ्फरनगर, ठीक ना, मुजफ्फरनगर, उसके बाद सहारनपुर, उसके बाद कौन सा हो गया? सहारनपुर, ठीक ना, मुजफ्फरनगर के बाद सहारनपुर। अच्छा आप लोग बताइए मुरादाबाद किसके लिए फेमस है? मुरादाबाद पीतल उद्योग के लिए फेमस है। मुरादाबाद को पीतल नगरी, पीतल उद्योग के लिए फेमस है। और जब की बात किया जाए पीतल की मूर्तियों के लिए, तो मथुरा, पीतल की मूर्तियों के लिए मथुरा फेमस है। समझ रहे हैं कि नहीं? पीतल की मूर्तियों के लिए मथुरा फेमस है। कनिष्क के शासनकाल में पहली बार वहां पे मूर्तियां बनाने का प्रारंभ किया गया था। कनिष्क के शासनकाल में, कुषाण वंश के शासक थे कनिष्क के शासनकाल में, वहां पे क्या हुआ था? कुषाण शासकों के शासनकाल में मथुरा में मूर्ति बनाने का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, मतलब वहां पे। और ये बात उस समय बहुत प्रचंड स्थिति में था। समझ रहे कि नहीं भैया? तो ये बात बेटा समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आई कि नहीं आई? तो इसको ध्यान रखिए, यहां से सवाल बनते हैं बेटा, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है बेटा, यहां से लेकर के ये जा रहा है क्या चीज? गंगा एक्सप्रेसवे है। ये क्या है? गंगा एक्सप्रेसवे है। कौन कौन से जिले आते हैं गंगा एक्सप्रेसवे में? ध्यान रखिएगा। एक तो बात करें बेटा मेरठ आता है, फिर हापुड़ आता है, ठीक ना, अमरोहा से भी गुजरता है, बुलंदशहर से गुजरता है, संभल से भी गुजरता है, बदायूं से गुजरता है, शाहजहांपुर से गुजरता है, हरदोई से गुजरता है, उन्नाव से गुजरता है, लखनऊ से नहीं है, लखनऊ से गंगा एक्सप्रेसवे नहीं है, पूछा गया सवाल है। उसके बाद रायबरेली से है, फिर प्रतापगढ़ से है, फिर प्रयागराज, ठीक ना। तो ध्यान रखिएगा मेरठ से लेकर कहां तक है? प्रतापगढ़ तक, सॉरी प्रयागराज तक है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगला बेटा ये ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है ऐसे करके, ऐसे ये गया हुआ है, ये आपका पता कौन सा? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। कौन सा है? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे कहां कहां शुरू होता है भैया? तो ध्यान रखिएगा इटावा से शुरू होता है। कहां शुरू होता है? इटावा से लेकर के चित्रकूट तक है, इटावा से लेकर के चित्रकूट है, और इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, ठीक ना, महोबा, बांदा, चित्रकूट तक ये पहुंचता है। कौन सा? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे गौतम बुद्ध नगर से ऐसे लेकर के आगरा तक है, गौतम बुद्ध नगर से लेकर के आगरा तक ये यमुना एक्सप्रेसवे है। क्या बेटा? यमुना एक्सप्रेसवे है। इसकी लंबाई है 165 किलोमीटर। कितनी है? 165 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक ना। ये ध्यान रखिएगा, यमुना एक्सप्रेसवे कुछ ऐसे खड़ा खड़ा बना हुआ है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हैं? चलो चलो तो भैया इतना समझ में आया कि नहीं आया? अभी बहुत कुछ है, परेशान हो भी 7 स्लाइड पे पहुंचे हैं, 22 तक पहुंचना है।
अब यहाँ भैया कुछ और बात कर लेते हैं, कुछ भौगोलिक विस्तार वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के। जैसे बात किया जाए, राज्य के सबसे उत्तरी भाग में एक पतली पट्टी है। अगर हम उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग में बात करें भैया, उत्तरी भाग में बात करें, ठीक ना, तो एक पतली सी पट्टी है, समझ रहे हैं कि नहीं। अगर आप लोग देखें तो यहां पे बच्चे ठीक है ना, तो उत्तर प्रदेश के जो कि उत्तरी भाग में अगर हम लोग बात करें भैया, उत्तरी भाग में, ठीक ना, एक पतली से ऐसे पट्टी गई है, ठीक ना, एक पतली से ऐसे पट्टी है उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग में ऐसे, ठीक है ना, उत्तरी भाग में एक ऐसे पट्टी है, ठीक है ना। इस पट्टी की विशेषता पता क्या है भैया, इस पट्टी की विशेषता बेटा ये है कि हिमालय से निकलने वाली नदियां, ये जब अपना रास्ता बनाते हुए पानी बहता हुआ आता है, तो जब उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में पहुंचता है, तो यहाँ पर ये कंकड़ और पत्थर का जमाव इकट्ठा कर देती हैं नदियां, और नदियां वहां पे विलुप्त हो जाती हैं। वो उन्हीं कंकड़ और पत्थर के नीचे से बहने लगती हैं, ऐसा लगता है वो नदी नहीं, कोई नाला है ऐसा बह रहा है, ठीक ना। और फिर थोड़ी देर बाद जाकर के जहां पे कंकड़ पत्थर खत्म होता है, फिर एक दलदली हिस्सा मिलेगा आपको। उस दलदली हिस्से में नदियां फिर से अपार संख्या बटोर लेती हैं, अपनी आकार ही बड़ा कर लेती हैं, पानी भी बहुत ज्यादा उनमें इकट्ठा हो जाता है, तो लगता है बहुत बड़ी नदी यहाँ पर आ गई, समझ रहे ना। तो इस क्षेत्र को भी ध्यान रखिए क्या कहा जाता है, ठीक ना। तो उस पतली पट्टी कहते हैं बेटा भाबर क्षेत्र, क्या कहते हैं, भाबर क्षेत्र कहते हैं, ठीक ना। तो जहां पर ये कंकड़ और पत्थर मिलते हैं, तो उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, भाबर। कंकड़ और पत्थर वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, भाबर कहते हैं, ठीक है ना। और नदियां जब उन्हीं कंकड़ पत्थरों से गुजर करके आगे दलदली क्षेत्र पहुंचती हैं, तो उस दलदली क्षेत्र को कहते हैं तराई क्षेत्र। उसे क्या कहते हैं, तराई क्षेत्र कहते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं, तराई। और तराई क्षेत्र में गन्ने और धान की खेती बहुत मस्त होती है, बहुत अधिक। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा तराई क्षेत्रों में गन्ने और धान की खेती बहुत ज्यादा होती है यहाँ पर, समझ रहे हैं कि नहीं, ध्यान रखिएगा। तो बेटा कंकड़ और पत्थर या मोटे बालू से युक्त जो भूमि है उसे क्या कहते हैं, भाबर या भाबर कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, भाबर कहते हैं, जो मैंने अभी उदाहरण से स्वरूप बताया आपको, ठीक है ना। उसके बाद भाबर क्षेत्र से सटे दक्षिण के उसी के नीचे एक और पट्टी जाती है उत्तर प्रदेश में, उसी के नीचे एक और पट्टी जाती है, थोड़ा सा हम अलग कलर से बना देते इसको ना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसी के नीचे एक और पट्टी जाती है ऐसे, समझ रहे हैं कि नहीं। इस पट्टी को क्या नाम दिया जाता है भैया, इसे नाम दिया जाता है, हम यहाँ पे ऊपर वाले को नाम देते हैं हाँ ठीक, पाँव लिखा, ठीक है भाई। इसको ध्यान रखिए बेटा, नाम देते हैं भाबर, क्या नाम देते हैं, भाबर। और नीचे वाले क्या नाम देते हैं, तराई, इसे क्या नाम देते हैं, तराई। इस वाले थैंक यू, चलो ठीक, ठीक है भैया, इसे क्या कहते हैं, तराई कहते हैं, ठीक है। गला सूख रहा, कुछ ना कुछ तो जाना चाहिए। अगला बात करें भैया, तो भाबर दक्षिण से सटा हुआ क्षेत्र है, ठीक है। अगला बात करें समतल व नम दलदली क्षेत्र, इसी को समतल भी कह सकते हो, दलदली भी कह सकते हो, कोई भी नाम, इसे अलग अलग नाम दे सकते हैं आप, ठीक है ना। इस क्षेत्र को क्या नाम दे सकते हैं, समतल नाम दे सकते हैं, नमी वाला या दलदली भूमि, कोई नाम दे सकते हैं तराई क्षेत्र को, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगला, तराई क्षेत्र की मुख्य फसलें कौन सी हैं, धान और गन्ना, धान और गन्ना। कारण क्या है ना कि यहाँ पे पानी और इसकी मात्रा उपलब्ध होती है, वो मिट्टी यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है, समझ रहे हैं कि नहीं, इसको काली मिट्टी पाई जाती है, तो यहाँ पर गन्ना और धान की खेती बहुत बढ़िया हो जाती है, समझ रहे हैं कि नहीं। अगला, दूसरी बात, यहाँ पे पानी की नमी भी बनी रहती है, समझ रहे हैं, ऊपर आपने पढ़ा ना कि यहाँ समतली भी क्षेत्र है, नम है, नमी वाली क्षेत्र रहेगी, तो जाहिर बात है यहाँ धान नमी वाली खेत में होता है। आपने अक्सर देखा होगा जैसे नहर वहर किनारे या तालाब किनारे धान लगाओ भैया, बहुत अधिक होता है कि नहीं। जैसे आपने देखा हो ना, सरपत का ठीहा होता है, सरपत अपने कुशी सरपत होती है ना, उसका इतना इतना मोटा मोटा ठीहा होता पूरा, है ना। उसी हिसाब से धान भी वहां पर देखो खूब बड़ा इतना मतलब पूरा उसका ठीहा हो जाता है, समझ रहे हैं कि नहीं। कारण क्या है कि वहां पे पेड़ वही ठीहा उसको बोलते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। कारण ये होता है ना कि वो खूब सारा मतलब उसमें और सारे पेड़ उगाते हैं उसमें अगल बगल से, समझ रहे हैं कि नहीं। चलिए आगे, तराई क्षेत्र के उत्तर व बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र को क्या कहते हैं, दक्षिण कहते हैं। तराई क्षेत्र के दक्षिण व बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र के दक्षिण हिस्से में क्या है, मैदानी क्षेत्र है। मतलब ये अब जो तराई वाला क्षेत्र हो गया, तराई क्षेत्र बाद यहाँ पे माना जाता है, इसको बुंदेलखंड क्षेत्र माना जाता है। इसको क्या मानते हैं, इसे बुंदेलखंड क्षेत्र कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र कहते हैं, बुंदेलखंड कहते हैं। अब इसके बीच का जो हिस्सा बचा ना ये वाला,
इसे क्या बोलते हैं, इसे मैदानी क्षेत्र कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, ये आपका मैदानी क्षेत्र है, ठीक है ना, यह मैदानी भाग है जहां पे सब्जी फसल हर चीज यहाँ पे बराबर मात्रा में होती है और यहीं पे जनसंख्या खूब होती है। समझ रहे हैं कि नहीं। आगे बात करें, यमुना के पूर्व गंडक के पश्चिम में स्थित है। यमुना पूर्व गंडक पश्चिम में स्थित है, ठीक ना। अच्छा ठीक है, ये कह रहा है कि यमुना के पूर्व गंडक के पश्चिम में स्थित क्षेत्र क्या कहलाता है, मैदानी क्षेत्र। मतलब बेटा ये ध्यान रखिएगा, सुनो मेरी बात ध्यान से, ओए आवाज नहीं, बात समझो ध्यान से। इसका कहने का मतलब ये है दोस्त कि यहां से आप देखिएगा तो निकलती है कौन सी नदी, यमुना नदी, ऐसे आती है, ऐसे बहती है। समझ रहे हैं कि नहीं, ऐसे बहती है कौन सी यमुना नदी, और यहाँ प्रयागराज में आकर के क्या हो जाती है, मिल जाती है गंगा से। तो जो यमुना नदी है ना, वो उत्तर प्रदेश की पश्चिमी सीमा निर्धारित करती है, उत्तर प्रदेश की पश्चिमी सीमा निर्धारित करती है, ठीक है ना। और जो गंडक नदी है, गंडक नदी पूर्वी सीमा निर्धारित करती है। गंडक नदी गंगा मिल जाती है, ये पूर्वी सीमा निर्धारित करती है उत्तर प्रदेश की। समझ रहे हैं कि नहीं। तो इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र क्या कहलाता है, मैदानी क्षेत्र कहलाता है। तो बेटा ये वो फैक्ट हैं जो पेपर में पूछे गए हैं। तो कभी कभी ये पूछ लिया गया कि तराई क्षेत्र के उत्तर और बुंदेलखंड के पठारी क्षेत्र को क्या नाम दिया जाता है, मैदानी क्षेत्र। कभी ये पूछा गया है कि समतल और नमी दलदली भूमि को क्या नाम दिया गया है, तराई क्षेत्र नाम दिया गया है। तराई क्षेत्र की मुख्य फसलें कौन सी हैं, गन्ना है, धान, ये भी सवाल पूछा गया है। तो इस तरीके से सवाल पूछा, वो मैंने फैक्ट यहां बनाने का प्रयास किया है। यमुना के पूर्व, ये वाला हो गया आपका, ठीक है। गंगा, यमुना, घाघरा, शारदा, रामगंगा, राप्ती व गंडक द्वारा लाई गई कॉप, कीचड़ व बालू से निर्मित क्षेत्र को क्या कहते हैं, मैदानी क्षेत्र कहते हैं। भैया यहां से निकलने वाली बहुत सारी नदियां हैं, यहां से बहुत सारी, ये सारी नदियां निकलती, गंगा, यमुना, घाघरा, शारदा, रामगंगा, राप्ती व गंडक। ये नदियां क्या करती है, जब बाढ़ आता है ना तो अपने साथ मिट्टी वगैरह लेकर के आती हैं। उस मिट्टी को इन्होंने इस मैदानी क्षेत्र में क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। समझ रहे हैं कि नहीं। जहां पे हम आप लोग निवास कर रहे हैं इसी मैदानी क्षेत्र में है, इसी यहीं रायबरेली यहीं पे निवास कर रहा है आपकी, ठीक है ना। तो यहीं पर क्या है, मतलब ये पूरा क्षेत्र ही मैदानी वाला क्षेत्र किसी मिट्टियों से एकदम दबा हुआ है, ठीक ना। तो इस क्षेत्र को क्या नाम, मतलब इस क्षेत्र में इन नदियों ने क्या किया, कीचड़ और बालू ला करके छोड़ दिया है। समझ रहे हैं कि नहीं। अगला बात करते हैं, तो इस क्षेत्र को भी क्या कहते हैं, मैदानी क्षेत्र को भी ऐसे पूछ लिए तो भी बता सकते हैं। मैदानी क्षेत्र के नवीन कॉप यानी निक्षेपों को क्या कहा जाता है, खादर, ठीक ना। अच्छा एक बात करिएगा, जो मैदानी क्षेत्र की जो मिट्टी है ना, ये दो प्रकार की पाई जाती है। कितने प्रकार की, दो प्रकार की। एक तो भैया खादर पाई जाती है और एक कौन सी, बांगर। एक खादर है और एक कौन सी है, बांगर। एक खादर है और एक कौन सी है, बांगर, ठीक है ना। खादर वह मिट्टी है जो मैदानी क्षेत्र के नवीन कॉप निक्षेपों को कहा जाता है। नवीन कॉप का मतलब यह होता है, जो खादर मिट्टी होती है ना, ये नदियों के बिल्कुल कछार में पाई जाती है, मतलब नदियों के किनारे पाई जाती है। जो हम आप लोग तो गांव वैसे भी नदी के, गंगा नदी किनारे बसे हुए हैं, समझ रहे हैं, तो हम लोग जानते हैं कछार क्या होता है ना। तो जो बिल्कुल नदी के किनारे का जो समतल क्षेत्र होता है, समझ रहे हैं ना, ये ढलाई वाला क्षेत्र होता है, उसे क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। और नवीन इसको इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पे मिट्टी हर बार बदल जाती है। बदली से जब बाढ़ आती है ना, तो देखिए एकदम जहां एकदम ऊंचाई वाला क्षेत्र होता है मिट्टी का, वहां तक बाढ़ आ जाती है ना कभी कभी। तो और देखिए जब बाढ़ घटती है तो मिट्टी वहां तक जम जाती है, अपने साथ लाया हुआ मिट्टी नदियां छोड़ती चली जाती हैं, और फिर इसलिए मिट्टी क्या होती है, बदल जाती है। वो इसलिए भैया ध्यान रखिएगा, एक बात और ध्यान रखिएगा, सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है, खादर। सबसे उपजाऊ तो जलोढ़ मृदा होती है। अगर जो और भारत की मृदाओं में, भारत में जो जितनी मृदाएं पाई जाती हैं, 9 प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं, उन 9 मृदाओं में सबसे जो उपयोग, मतलब सबसे उपजाऊ मृदा है तो जलोढ़ मृदा है। लेकिन कहा जाए उत्तर प्रदेश में सबसे जलोढ़ मृदा कौन सी है, जलोढ़ मृदा यहाँ भी है। लेकिन कहा जाए नदियों में, या ऑप्शन दे दे खादर या जलोढ़ में, तो आप बताएंगे खादर जलोढ़। वहां क्या है, खादर जलोढ़ मृदा सबसे उपयोगी उपजाऊ होती है, क्योंकि यहाँ मिट्टी हर बार बदल जाती है, यहाँ पौष्टिक चीजें डालने की आवश्यकता ही नहीं। यहाँ आप यूरिया डीएपी डाओ चाहे ना डाओ, समझ रहे कि नहीं। और आप कटरा में, हाँ हम अपने यहाँ कछार या कटरा भी बोलते हैं उसे, है ना, कछार या कटरा भी बोलते हैं। आपने अक्सर देखा होगा यहाँ पे कुछ भी बो, समझ रहे कि नहीं। और विशेषकर अगर आप खेती वाली, मतलब सॉरी सब्जी वाली फसलें बो रहे हैं, तो सबसे अच्छी पैदावार होती है उसकी। आलू देखिए भाई साहब, यहाँ एकदम आलू नहीं, वो बैंगन बराबर हो जाता है, बंधा के बराबर हो जाता है, जो बंद गोभी आती है भी नहीं। अरे तरबूज की तो अलग बात है, वो तो कछार में होता ही है, वो कहीं नहीं, उसके अलावा कहीं नहीं होता है, वो नदियों किनारे ही होता है, हर जगह होता है, समझ रहे हैं। लहसुन बोइए, लहसुन, समझ रहे हैं ना, लहसुन बड़े बड़े होते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। लहसुन प्याज से बड़े हो जाते हैं। प्याज अपने आप में समझ में नहीं प्याज है कि और कुछ है, समझ रहे कि बंधा है, समझ रहे हैं कि नहीं। इतनी बड़ी बड़ी होती है, कारण क्या होता है ना कि वहां पे बलुई मिट्टी होती है, उनको नीचे कंकड़ मिट्टी या कठोर मिट्टी नहीं मिलती है, उस फसलों को बढ़ने के लिए पूरा एकदम फैलाव मिल जाता है, समझ रहे हैं कि नहीं। और बढ़िया अपना फूलती चली जा रही है, समझ रहे हैं ना। हाँ खाई की सरी निकलती है फिर एकदम।
गंगा किनारे मिचकुरी के देखो वो एकदम सब फूली तंदुरुस्त रहती हैं, क्योंकि उनकी मिट्टी फैले के एकदम जगह मिल जाती है और यहाँ जो समतल जगह जगह में जो मिचकुर होती है पिचकी हुई होती है, उनका नाम मिचकुर होता है मिचकुर क्या होता है? मेढक की मेघिया, मेढक का स्त्रीलिंग होता है, जान लीजिएगा। मेढक का स्त्रीलिंग अपने यहाँ क्या होता है? मिचकुर बाकी मेढक का, सुनिए मेरे ध्यान से, मेढक को आप स्त्रीलिंग पुल्लिंग बनाए तो क्या लगाएंगे? नर और मादा लगाएंगे ना लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है? मेढक का स्त्रीलिंग क्या कहते हैं? मेचकुर। क्या कहते हैं? मेचकुर कहते हैं, मेचकुर। समझ रहे ना क्या बोलते हैं? मेचकुर, समझ रहे ना। और हमारे यहाँ 2 प्रकार की मेचकुर पाई जाती हैं, कछारी वाली फूली तंदुरुस्त खाई पी एकदम रहती हैं, और जो समतल क्षेत्र में रहती हैं वो एकदम सिकुड़ी होती, खाई नाम उनका मेचकुर होता है। समझ रहे हैं कि नहीं? चलो भाई आगे देखो, ठीक है ना। तो खादर और बांगर समझ में आया? बांगर वो मिट्टी होती है जो कछार से बाहर पाई जाती है, मतलब नदियों के तट से बाहर जो मिट्टी पाई जाती है, जैसे हम आप लोग जहां निवास कर रहे हैं ये आपका बांगर क्षेत्र है। समझ रहे ना, यहाँ कंकड़ भी पाए जाते हैं, यहाँ पर कई प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं भाई। कभी कभी देखा ना, खुदाई करते तो नीचे लाल मिट्टी मिलती है, कहीं पीली मिट्टी मिल जाती है, कहीं काली मिट्टी मिल जाती है, कभी कभी कंकड़ वाली मिट्टी मिल जाती है कि नहीं? अलग अलग जगह पे अलग, क्योंकि वो नदियां अपने साथ जो मिट्टी ला के आई छोड़ दी, उससे दबते चली गई, परत बनती चली गई। और लेकिन अगर आप देखेंगे नदी के किनारे जो कच्चे खादर मिट्टी होती है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्या मिलेगी? बालू मिलेगी, बालू युक्त मिट्टी मिलेगी, है बात कि नहीं? चलो बेटा आगे आ जाओ आगे देखो भैया, यहाँ कुछ और दिया है। ये बेटा क्या है? 4 संभाग बांटा गया है, सॉरी आर्थिक संभाग है। उत्तर प्रदेश से क्या है? 4 आर्थिक संभागों में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश को 4 आर्थिक संभागों में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश को 4 आर्थिक संभाग, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के आर्थिक संभाग कितने हैं? 4। कौन कौन से भैया? देखो, एक तो हो गया पश्चिमी संभाग, ठीक है ना। एक हो गया, या ऐसे ले लो, पहले पूर्वी ले लो। पहले कौन ले लो? देखो पूर्वी यहां से लेकर यहां तक खड़ा खड़ा ऐसे है, ठीक है ना, ये पूर्वी संभाग हो गया, ठीक है ना। दूसरा वो कौन सा हो गया? पश्चिमी संभाग हो गया, यहां तक हो गया आपका पश्चिमी संभाग। फिर उसके बाद भैया ये आपका बीच में, ये आपका कौन सा हो गया? उत्तरी संभाग हो गया। ये कौन सा हो गया? उत्तरी संभाग हो गया। फिर उसके बाद नीचे जो चौथा बचा ना, चौथा कहते हैं बुंदेलखंड, इसे दक्षिणी कह सकते हो या बुंदेलखंडी क्षेत्र कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश को आर्थिक दृष्टि से 4 संभागों में बांटा गया है, ठीक। अच्छा, ये सवाल इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे पूछा था कि मतलब मैंने इस मैप को इसलिए ले लिया, यहाँ पे कभी कभी पूछता है कि सर सबसे उपजाऊ या सबसे आर्थिक दृष्टि से मजबूत उत्तर प्रदेश का कौन सा संभाग है। आर्थिक दृष्टि से या उपजाऊ कृषि की दृष्टि से भी देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का सबसे जो आर्थिक मजबूती वाला जो संभाग है वो कौन सा है? तो ध्यान रखिए बेटा, पश्चिमी संभाग है। कौन सा है? पश्चिमी संभाग। ये आर्थिक दृष्टि से क्या है? बहुत मजबूत है। कारण क्या है? 2 चीजें इसमें है। पहली बेटा देखिएगा, आप देखिएगा गाजियाबाद हो गया, गौतम बुद्ध नगर हो गया, इन क्षेत्रों में बहुत इंडस्ट्रियल क्षेत्र हैं, है ना। इधर बरेली वगैरह तक में भी देखिए खूब सारे इंडस्ट्रियल क्षेत्र हैं, समझ रहे हैं ना, मतलब फैक्ट्रियां बहुत हैं। और फैक्ट्रियां भी होने का कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पे नदियां हैं भाई साहब, यहाँ क्या है? नदियां। अब देखिए गंगा और यमुना का तो दोआब ही है, गंगा और यमुना के बीच का जो क्षेत्र है उसको दोआब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। जैसे यमुना देखिए सीमा बनाती है ऐसे, यहाँ प्रयागराज मिल जाती है, ऐसे आगे बह जाती है गंगा नदी, और फिर ये आगे गंगा नदी आती है। तो इसके जो बीच का जो क्षेत्र पाया जाता है ना, इसको क्या कहते हैं? गंगा यमुना का दोआब कहते हैं। और सबसे उपजाऊ भैया अगर कोई क्षेत्र है वो गंगा यमुना का दोआब है, समझ रहे हैं? गंगा और यमुना का दोआब है, सबसे मजबूत क्षेत्र है। और सबसे आर्थिक या कृषि की दृष्टि से भी सबसे उपजाऊ क्षेत्र कौन सा है? गंगा यमुना का दोआब। इसलिए यहां पर जो आपका पश्चिमी क्षेत्र माना जाता है ना, पश्चिमी क्षेत्र, अभी पश्चिमी से कृषि के मामले में बहुत नंबर 1 है, कृषि के मामले में बहुत नंबर 1 है। यहाँ पे गन्ना उन्ना देखो खूब सारा यहाँ पे होता है, सरसों लो, गन्ना लो, गेहूं लो, ये सब खूब सारा यहाँ पे होता है। अब इसी को लेकर के भैया यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ आर्थिक इंडस्ट्रीज भी खूब, गन्ना से जो चीनी मिल है ना, और इस तरह की जो चीजें हैं वो मतलब इंडस्ट्रियल क्षेत्र हैं, सीमेंट फैक्ट्री वगैरह बहुत सारी यहाँ पे मिलेंगी आपको, गन्ना से संबंधित मतलब इंडस्ट्रियल क्षेत्र मिलेंगे आपको। अब ये वाला इंडस्ट्रियल क्षेत्र हो गया, कृषि वाला क्षेत्र हो गया, बचा हुआ सब इनका व्यापारी क्षेत्र हो गया। आगे जो बचा वो सब व्यापारी क्षेत्र, भाई वो वहां से माल ला करके खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं पूरे भारत में, पूरे प्रदेश में बेच रहे हैं, पूरे भारत में बेच रहे हैं, तो वो भी मजबूत हो रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। अब जैसे आप यहां से कोई चीज उठाएंगे और यहां पे रहेंगे तो आपको सस्ती पड़ेगी ना,
तो आपको बेचने में फायदा मिलेगा। जैसे जैसे दूर जाएंगे तो आपको चीज महंगी पड़ती जाएगी, आप महंगा बेचते जाएंगे, कम फायदा होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? नजदीक वालों को ज्यादा फायदा होगा। तो इसलिए ये वाला क्षेत्र क्या हो गया भैया, आर्थिक दृष्टि से क्या हो गया, मजबूत हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो सबसे आर्थिक दृष्टि से मजबूत है, तो क्या बताएंगे आप लोग? आगे बढ़ते हैं। हमको लगा नींद आवे लाग सबके। हाँ हाँ भाई बताइए, तो जलमऊ तहसीलों लगी बैठी हैं। आगे बात करते बेटा, मौसम की बात। हमने कहा ना कि देखो मेन फैक्ट है, यानी सोचो कि सर जी आर्थिक समय तो पूरा आर्थिक समय आगे बढ़ा दियो। मेन फैक्ट हम लेके चल रहे हैं भाई, क्योंकि पहले आपको क्या मिलेगा पेपर, अगर उत्तर प्रदेश की दृष्टि से देखा जाए, जीके की दृष्टि से, सबसे पहले पेपर कौन सा मिलने वाला है आपको? होमगार्ड के मिलने वाला। होमगार्ड में इससे बाहर ना आई, पुलिस का पेपर, आईएएस का पेपर नहीं दिए जा रहे हो, होमगार्ड का पेपर दिए जा रहे हो। समझ बाबू, तो इससे बाहर नहीं आएगा मैटर। अभी एक आज मैराथन हो गई, एक और कौन दिन लपेट जाए। फिलहाल आज हमका नहीं कंप्लीट होना वाला हमको लगता है। अब तो यह है, आगे तो बड़े बड़े मैटर है भाई। चलिए आधे घंटे का और क्लास भी है ना। अरे जितने डेली क्लास आती है उतने लगभग कर ही लेते हैं कि ब्रेक कर दें? हाँ कोई बात नहीं, थोड़ा और टॉपिक चलेगा, फिर हम आपके जो मनोरंजन वाला टॉपिक है ना वो लेके आते हैं। अभी परेशान ना होइए, इसी में हमको पता है कहाँ आपका मन लगने वाला है। उत्तर प्रदेश में मुख्यतः 3 ऋतुएं हैं। अरे भैया कुछ जरूरी चीजें भी पढ़ लीजिए। जरूरी तो सब है, 22 के 22 स्लाइड लेकर आया हूं मैं, ये 22 की 22 स्लाइड जरूरी है, समझ रहे ना। लेकिन कोई बाद में पढ़ाने वाली चीजें तो कुछ पहले पढ़ाने वाली है, बस ये है अंतर, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कितने ऋतुएं हैं? 3, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु। कितनी ऋतुएं हैं? 3 ऋतुएं। अच्छा ऋतु से पहले एक बात और जान लीजिएगा, उत्तर प्रदेश में भैया 9 क्या पाए जाते हैं? फसल, कृषि फसल मौसम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कृषि मौसम पाए जाते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ कृषि मौसम कितने पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में? कृषि मौसम कितने पाए जाते हैं बेटा उत्तर प्रदेश में? जल्दी बताओ भाई। 9। कितने पाए जाते हैं? 9। उत्तर प्रदेश में कृषि, हाँ कृषि क्षेत्र पाए जाते, नहीं जोन नहीं बेटा, ठीक है। देखो इसको कृषि जलवायु, किसी कृषि मौसम में जलवायु कहते हैं। क्या कहते हैं? जलवायु, ठीक ना। उत्तर प्रदेश में कृषि मौसम या जलवायु कितने पाए जाते हैं? 9। कितने पाए जाते हैं बेटा? 9। जैसे आपने देखा ना आर्थिक संभाग को 4 भागों में बांटा गया है, 3 ऋतुएं उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। आप देखिए उत्तर प्रदेश इन तीनों ऋतुओं का क्या कहता है? अनुभव करता है। उत्तर प्रदेश आप जो है इन तीनों मौसम का क्या करते हैं? अनुभव करते हैं। अब हम लोग किसमें हैं? शीत ऋतु से ग्रीष्म ऋतु की ओर बढ़ रहे हैं। फिर ग्रीष्म के बाद क्या आ जाएगा? वर्षा ऋतु आ जाएगी, फिर शीत ऋतु में आ जाएंगे हम लोग। इन तीनों मौसम को हम लोग क्या करते हैं? अनुभव करते हैं। उसके बाद हम लोग ध्यान दीजिएगा कि जैसे दक्षिण भारत में है, दक्षिण भारत केवल एक ही ऋतु का मौसम अनुभव करता है, ग्रीष्म ऋतु का और वर्षा ऋतु का। समझ, शीत ऋतु को वहां ठंडी उंडी आती नहीं है क्योंकि वो समुद्री क्षेत्र है। समझ रहे हैं? उत्तर भारत की बात करें तो शीत ऋतु में ही सब गुजारा करते हैं, वहां ग्रीष्म ऋतु आती ही नहीं है। समझ रहे हैं कि नहीं? वर्षा ऋतु आती है तो बर्फीली वर्षा आती है वहां पर, ऐसे वर्षा आती है। समझ रहे हैं नहीं? तो वो ग्रीष्म ऋतु मतलब समझते ही नहीं ग्रीष्म ऋतु होता क्या है। समझ रहे हैं? जैसे हम लोग तो तीनों अनुभव करते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? हम लोग क्या है? तीनों अनुभव करते हैं। और दूसरी बात, उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्र है ना, ये बड़ा जैसे स्टील का भगोना नहीं होता है, स्टील कटोरा या भगोना कुछ भी ले लीजिएगा, सेम वैसे होता है। कारण क्या है? आपने स्टील का मैंने उदाहरण इसलिए दिया है कि स्टील वाला जो जल्दी गर्म होता है जल्दी ठंडा होता है। लोहे वाला फिर थोड़ा देर में गर्म देर में ठंडा होता है, लेकिन स्टील तुरंत गर्म होता है तुरंत ठंडा होता है बात कि नहीं? जैसे आपने उसको रखा गैस पे तुरंत गर्म हो जाएगा, समझ रहे ना, और जिसे हटाया थोड़ी देर में क्या हो जाएगा? मतलब लोहे की अपेक्षा जल्दी ठंडा हो जाएगा। उसी प्रकार हमारा जो उत्तर प्रदेश है, ये वाला क्षेत्र है ना, रायबली उत्तर प्रदेश के आसपास वाला जो क्षेत्र है, ये बहुत जल्दी क्या होता है? गर्म होता है, वो जल्दी ठंडी। अभी देखा आपने 4 दिन पहले क्या हो रहा था? कोहरा पड़ रहा था ना भाई साहब, एकदम ठंडी लग रही थी। सब रोज एकदम रजाइए जो ओढ़ के आ रहे थे यहाँ पे। 2 दिन अभी केवल घाम निकला है, 2 दिन निकला घाम कि नहीं निकला? और 2 दिन में देखो सबके रजाइए उतर गए, सब शर्ट में आएंगे। अधिकतर देखो तिवारी उनका शर्ट में आएगी सब समझ रहे कि नहीं? है बात कि नहीं? मतलब ठंडा हो गया कि नहीं हो गया? अभी बस आप थोड़ा रुकिए, अभी तो 3 ही दिन धूप निकली ना, केवल 1 हफ्ते निकलने दीजिए,
अभी स्वेटरों अंदर हो जाइए, काहे परेशान हो? ये स्वेटर पहन के आ रहा हूँ ना, स्वेटर भी अंदर ना हो जाए तो बताना। हाँ बस एक हफ्ते में। तो अब यह नहीं कि एक ही दिन में गर्म एक ही दिन में ठंडा हो जाए, इतना फिर स्टील वाला भगोना नहीं कि वहां थरिया आए कि तुरंत रखो तुरंत गर्म हो जाए। अरे भगोना मतलब थोड़ा बहुत मोटाई रखो ना यार उसकी, कि हफ्ते भर तो लगेगा। और फिर उसका देखिएगा ध्यान से, आपने एक बात और अनुभव किया होगा, जैसे हम लोग गर्मी में ग्रीष्म ऋतु में हो, मई हो, जून हो, जुलाई हो के आसपास हो, तो हम समझ रहे ना, जून तो छोड़ दीजिए, जून और मई को छोड़ दीजिए, उसके बाद अप्रैल या फिर उधर चले जुलाई में, अगर 2 दिन बारिश हो गई करारी करारी, अगर बारिश हो गई तो भैया जो हिया तक के सब पहने रहते ना, हिया तक निकाल ले आते हैं, है ना। जो पंखा लगाए सवा करना, वो चद्दर ओढ़ के सोई है फिर। कारण क्या है, तुरंत 2 दिन खाली बारिश हो जाए लगातार, 2 दिन बारिश हो जाए, ज्यादा नहीं 2-2 घंटा खाली बारिश हो जाए बस, और हल्का हल्का बदली रहे बस, फिर देखो है बात कि नहीं। क्योंकि यहाँ कारण क्या है कि भौगोलिक दृष्टि देखा जाए तो यहाँ आसपास कोई भी ऐसा नदी तालाब, नदियां तो बहुत सारी हैं लेकिन बड़ी नदी मतलब तालाब या कोई समुद्री क्षेत्र नहीं है जो मौसम को ठंडा या गर्म करने में कंट्रोल कर सके। यहां सिर्फ और सिर्फ क्या है भैया, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, जो समतल मतलब मिट्टी है, तो मिट्टी जल्दी से गर्म होती है और जल्दी से क्या जाती है, ठंडी हो जाती है। समझ रहे हैं कि नहीं, ये कारण है। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? चलो आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु की बात करें, अगर यहाँ पे हम लोग बात करें भैया शीत ऋतु की, ठीक है ना बेटा, अगर हम लोग शीत ऋतु की बात करें, उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी तक रहती है। कब से कब तक रहती है? अक्टूबर से फरवरी तक। और सही बात है भैया, अक्टूबर जैसे मार्च लागत है काम खत्म, ठंडी काम खत्म, है बात कि नहीं। अब की तो भैया मार्च में क्या है, होली है, और एकदम पहले में होली 2 या 4 में हमको लगता है 4 को है, सब पंडित को 2 बता को 3-4 लगातार मनाओ होली, कोई दिक्कत नहीं, हफ्ता भर कोई बात नहीं, जब भी 2 या 4 में है होली, मतलब पहले सप्ताह में है कि नहीं है, ठीक है ना, बस ये समझो पहले सप्ताह में है होली। तो पहले सप्ताह में होली, देखिए भाई साहब कितनी गर्मी हो जाएगी भी। और इस बार मौसम विभाग ने कहा भी है कि उत्तर प्रदेश में अब जो क्षेत्र है फरवरी का महीना गर्म रहेगा। अभी तक के फरवरी महीने जो बीते हैं उनके अनुसार ये वाला 2026 का जो फरवरी महीना होगा ये कुछ ज्यादा ही गर्म होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो बस थोड़ा सा रुकिए, अबे तो कितना है, आज 8 तारीख है, 9 है, आज 9 है, बस थोड़ा सा रुकिए, फिर 9 ही बीते हैं, 9 दिन हो बीते हैं। समझ रहे हो? 9 दिन में देखना, अगर ना भाई साहब इतने में आ जाओ तो बताना, 63 में आ जाएंगे सब। समझ रहे हैं कि नहीं? चलिए, उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में सर्वाधिक ठंडा महीना जनवरी होता है। शीत ऋतु की बात करें, सबसे ठंडा महीना कौन सा होता है? जनवरी होता है। अरे फरवरी नहीं, जनवरी होता है, ठीक है ना। शीत ऋतु में उत्तर प्रदेश तापमान शीत ऋतु मतलब ये ठंडी के मौसम में उत्तर प्रदेश तापमान उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ता है। क्या होता है? उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ता है। उत्तर से दक्षिण की ओर मतलब उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी क्षेत्र है, दक्षिण की ओर आओगे तो यहाँ पे तापमान क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा। कारण क्या है कि उत्तरी क्षेत्र जो है हिमालय के सटा हुआ है और दक्षिणी क्षेत्र जो है वो पठारी क्षेत्र से सटा हुआ है। समझ रहे हैं? और पठार में क्या है? चट्टान, और चट्टानें गर्म तुरंत होती हैं और तुरंत ठंडी हो जाती हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? तो वो भी कुछ गर्मी का एहसास कराती हैं। तो इसलिए शीत ऋतु में भी अगर आप उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ोगे उत्तर प्रदेश में, तो आपको क्या होगा? ताप में अंतर मिलेगा। अगर जो सहारनपुर में या फिर उसके थोड़ा सा नीचे और भी जिले देख लो, उनमें जो वहां पे मतलब जो तापमान होगा, आप बुंदेलखंडी क्षेत्र में जाइएगा, ललितपुर इन सब में जाइएगा, चित्रकूट वगैरह में, यहाँ पे बहुत अंतर आपको मिल जाएगा, मतलब 4-5 डिग्री का अंतर मिल जाए आपको। समझ रहे हैं कि नहीं? अगला, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठारी भाग में शीत ऋतु का औसत अधिकतम तापमान, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठारी भाग में, दक्षिणी पठारी में वही जो मैंने बुंदेलखंड वाला क्षेत्र बताया, याद है? बुंदेलखंड नीचे वाला क्षेत्र। शीत ऋतु का औसतन अधिकतम तापमान क्या हो सकता है? 28 डिग्री से 3 डिग्री 28.3 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और न्यूनतम कितना हो जाता है? 13 न्यूनतम 13 तक ही रहता है। और जबकि हम लोग जहां पे यहाँ पे और कम आ जाता, अभी इस बार 7-9 के आसपास आ गया था। समझ रहे हैं? 8-9 के आसपास आ गया था। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी मैदानी एवं पर्वतीय भागों का औसतम और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री होता है। कितना होता है? 10 डिग्री। मतलब यहाँ पे औसत न्यूनतम न्यूनतम तापमान कितना होता है? 10 डिग्री। समझ रहे कि नहीं? कहां पर? पठारी क्षेत्रों में, सॉरी पर्वतीय क्षेत्रों में। समझ रहे कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ मिट्टियों वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। समझ रहे कि नहीं? कुछ जरूरी चीजें पढ़ते रहिएगा आप लोग, ठीक है भाई। देखो क्या कहा गया है, गंगा के विशाल मैदान की मृदा, ठीक है ना, गंगा के विशाल मैदान की क्या बेटा? मृदा। यहां बात करते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? कारण पता क्या, जब लिखाओ तो थोड़ा सा हाथ पांव कलम चलते हैं तो फिर नींद नहीं आती है।
ऐसे में नींद आती है, सब देखो एकदम बौरा रहे हैं बैठे बैठे, समझ रहे हैं कि नहीं। चलो देखो गंगा के, अच्छा भैया लिखाने के चक्कर पड़ेंगे तो भैया जो हम लोग 11-12 स्लाइड तक पहुंच चुके हैं ना, ये 5-6 मिनट के होते हो गए, समझ रहे हो कि नहीं, 5-6 मिनट के होते हो। अभी पीडीएफ भेज देंगे, आप लोग एकदम लिख लीजिए खटाखट, समझ रहे हैं कि नहीं, और कल फिर हम चेक कर लेंगे लगे लब्धा, समझ रहे हो कि नहीं। हाँ इससे थोड़ी नहीं है, आप लोग कॉपी बनाए, जितना अभी तक हमने पीडीएफ भेजी हमको याद है, जितनी जितनी पीडीएफ भेजी क्लास में उनके हम नोट्स चेक करने वाले हैं किसी दिन, समझ रहे हो ना, पीडीएफ सब पड़ी हुई है ग्रुप में, कृपया आप लोग उसको डाउनलोड करके लिखिएगा, समझ रहे हैं कि नहीं। ये ना सोचो पीडीएफ में पड़ी हैं, नहीं पीडीएफ में तो बहुत कुछ पढ़े हैं, हजारों पीडीएफ पड़ी हुई हैं, हजारों चैनल अपना अपना पीडीएफ भेजते रहते हैं, लेकिन आप जहां बैठे हो, जिसलिए आप यहाँ पे समय देते हो 4 घंटे पैसा खर्च करते हो, उसके अनुसार काम करिए, लिखिए, समझ रहे हैं कि नहीं। और थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दे बात, देखो नीरज सर जी की कल इनके सबके जीएस वाली कॉपी चेक कर लियो। बात यह हम पाप नहीं लिया बच्चा इतना। गंगा के विशाल मैदान की मृदा, इस क्षेत्र की लगभग संपूर्ण मृदा को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। देखो भाई हम थोड़ा नरम दल के आदमी हैं, वो गर्म दल के आदमी, वो लाल बाल पाल वाले हिस्से के हैं। इस क्षेत्र के लगभग संपूर्ण मृदा को 2 भागों में बांटा गया, किसमें, जो गंगा का विशाल मैदानी क्षेत्र है। भगत सिंह बन जाओ, क्या दिक्कत है। इस क्षेत्र में, सुनो मेरी बात ध्यान से, बेल्ट लोटे नहीं चला हो जाते। इस क्षेत्र में लगभग संपूर्ण मृदा को 2 भागों में विभाजित किया गया है, ध्यान समझो भैया। अब थोड़ा सा याद करो, मैंने कौन सा बताया था मैदानी क्षेत्र, जो मैंने बताया ना कि गंडक और यमुना के बीच का, उधर तराई और बुंदेलखंड के बीच का। इसलिए मैं ऐसे मैप से ऐसे रिवीजन करा रहा हूँ, थोड़ा सा दिमाग में आपकी इमेज बने, जो आप पीछे पढ़ के आए हो, इसलिए मैप लगा कर आपको पढ़ा रहे हैं, समझ रहे हैं ना। इधर जो यमुना का मैदानी क्षेत्र है, इधर कौन सा, गंडक, ये यमुना हो गई, और ये क्या हो गया, सॉरी यमुना हो गया, ठीक ना, और ये कौन सी नदी हो गई, गंडक नदी हो गई, है ना। और ऊपर मैंने क्या बताया, तराई वाला क्षेत्र हो गया, कौन सा हो गया, तराई वाला क्षेत्र हो गया बेटा, ठीक ना। और नीचे कौन सा था, बुंदेलखंड क्षेत्र हो गया, बुंदेलखंड हो गया, ठीक ना, बुंदेलखंड। इन क्षेत्रों के जो बीच वाला हिस्सा था, यही तो मैदानी क्षेत्र था कि ना, ये मैदानी क्षेत्र था। तो कहा गया इस गंगा के, इसी को क्या नाम दिया गया, गंगा का, यहाँ बताया ना गंगा नदी ऐसे निकलती है, समझ रहे हैं कि नहीं, गंगा नदी। तो गंगा के विशाल मैदान की मृदाएं 2 प्रकार की पाई जाती हैं। एक तो भैया कौन सी हो गई, बांगर या पुरानी जलोढ़ मृदा, बांगर या पुरानी, जो पीछे मैंने अभी बताया खादर और बांगर के बारे में। और दूसरी कौन सी होती है, खादर या नवीन। तो खादर तो वो होती है जो नदी के किनारे पाई जाती है, जैसे गंगा नदी है उसके जो तट में, जहां पे जल है, जल के अगल बगल जो मिट्टी आप देखते हैं बालू युक्त, वो मिट्टी क्या कहलाती है, खादर या नवीन मृदा कहलाती है, ठीक है। और जो उसके बाहर, तट से बाहर जो मिट्टी पाई जाती है, जहां पे निवास है उत्तर प्रदेश के लोगों का, ये क्या है, बांगर या पुरानी जलोढ़ मृदा पाई जाती है, समझ रहे हैं। और इसमें सबसे उपजाऊ कौन सी है, खादर मृदा है, ठीक है। आगे, प्राचीनतम जलोढ़ को काप मिट्टी के क्षेत्र को क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं, क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। नवीन मृदा वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। बांगर मिट्टी में फास्फोरस क्या होता है, बांगर मिट्टी कौन सी होती है जरा बताओ। बांगर मिट्टी मैंने कहा ना, जो नदी से बाहर पाई जाती है, नदी के तटीय क्षेत्र से जो पुरानी मिट्टी है ना, पुरानी मिट्टी क्या होती है, परिपक्व होती है, मतलब इसमें पुरानी चीजें सबसे पहले होती है, इसमें नया कुछ नहीं होता है। इसमें फास्फोरस, चूना, ह्यूमस की मात्रा क्या होती है, पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। किसकी, फास्फोरस, चूना और ह्यूमस। फास्फोरस, चूना और ह्यूमस पता क्या होता है, जो सड़ी गली चीजों से बनी हुई चीजें होती है ना, उसे ह्यूमस कहते हैं। तो यहाँ पहले से जो चीजें दब गई हैं, वही सड़ गल रही हैं, वही अपना क्या कर रहे हैं, ह्यूमस तैयार कर रही है इसमें, ठीक है ना, नमीयुक्त जगहों पर पाई जाती हैं। जबकि नाइट्रोजन, पोटास की कमी होती है, यहाँ पे क्या होती है, नाइट्रोजन और पोटास की क्या पाई जाती है। इसलिए आप लोग देखिए ना, जो जिंक क्या नाम है, जब हमारे यहाँ यूरिया वगैरह डाली जाती है खेतों में, तो वहां इसमें नाइट्रोजन या पोटास की मात्रा उसमें, जैसे डाया होती है ना, डाया में पोटास प्रयोग किया जाता है और यूरिया में नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है, समझ रहे हो। उसमें लिखा होता है नाइट्रोजन युक्त, नीम युक्त नाइट्रोजन ऐसा करके लिखा होता है उसमें, ठीक ना। अगला, नीम कोडेड नाइट्रोजन युक्त ऐसे लिखा होता है यूरिया, ठीक है। बांगर मिट्टी को दोमट मिट्टी भी कहते हैं। देखो अब मेरी बात समझो, यहां पे नाम दिए गए बेटा मिट्टियों के, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, लिख के रख लो, देख लेना पुराने प्रीवियर में सवाल में ये पूछे गए कि नहीं पूछे गए हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। अभी फरवरी में 2024 जो पेपर हुआ था पुलिस का, वहां भी सवाल आया था। ये मत सोचो सर ये पेपर कैंसिल हो गया तो उससे कोई मतलब नहीं निकलने वाला। अरे पेपर वन लीक कराए ना, वो तो मानव ने लीक कर, मतलब कुछ लोगों ने लीक कराया ना, कुछ अराजक तत्वों ने लीक कराया ना, बाकी पेपर तो आयोग ने ही बनाया ना। तो क्या उसे हम नहीं पढ़ना है, उसे पढ़ना है, उस रिव्यू मतलब उस एग्जाम वाले को भी पढ़ना है, समझ रहे हैं कि नहीं, ध्यान रखिएगा।
तो बेटा ध्यान रखिएगा, बांगर मिट्टी को क्या क्या नाम दिया जाता है? दोमट मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? दोमट कहते हैं। बांगर कौन सी होती है? पुरानी मिट्टी। कौन सी? पुरानी मिट्टी, जहां पे हम आप लोग निवास करते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो लोग यहाँ पे निवास कर रहे हैं उनको बहुत सरल है ये चीज याद करने का। जहां पे हम लोग निवास कर रहे हैं, हम आपका जो घर है, कोचिंग है, स्कूल है, ये वाली बांगर पुरानी मिट्टी में है। और जो हम लोग जहां गंगा नहाए जाई थी वो वाली कौन सी है? खादर। जहां से कछार शुरू होता है और गंगा के जल के बीच तक का जो क्षेत्र है वो क्या माना जाता है? कछार। और उसके उधर का भी जितना क्षेत्र है वो भी क्या माना जाता है? कछार। समझ रहे हैं कि नहीं? ध्यान रखिएगा। तो बांगर मिट्टी क्या कहते हैं? दोमट या मटियार या बलुई दोमट या भुंड या पुरातन जलोढ़ मृदा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना? इसमें ध्यान रखेंगे, दोमट, मटियार, बलुई दोमट। कितने नाम याद रखेंगे? दोमट, मटियार, बलुई दोमट। समझ रहे हैं ना? जैसे अपने यहाँ देखिए गांव में खेती वगैरह होती है अपने हमारे आपके यहाँ, तो कहते हैं ना मटियार मिट्टी है, ठीक है ना, बढ़िया मटियार है, इसमें अच्छी फसल होगी। समझ रहे हैं कि नहीं? दोमट मिट्टी है, फिर बलुई दोमट मिट्टी है, ये इसे भुंड भी कह देते हैं। पुरातन का मतलब पुराने समय की मिट्टी है। समझ रहे हैं कि नहीं? पुरातन का मतलब पुराने समय की मिट्टी है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में बांगर मिट्टी को उपरहार कहते हैं। क्या कहते हैं? उपरहार। कहाँ कहते हैं? पूर्वी भाग में। उत्तर प्रदेश जो पूर्वी क्षेत्र है, बलिया वगैरह वाला जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में क्या नाम दिया जाता है? इसे उपरहार मिट्टी भी कहा जाता है। खादर मिट्टी को खादर मिट्टी नदियों के बाढ़ वाले मैदान में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? बाढ़ वाले मैदान में पाई जाती है, नदियों के बाढ़ वाले क्षेत्र में पाई जाती है। खादर मिट्टी को हल्के रंग वाली छिद्रयुक्त मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है ना? छिद्रयुक्त महीन कणों वाली मिट्टी होती है। खादर मिट्टी हल्के छिद्र वाली की बलुई मिट्टी होती है। इसमें वहां पे देखो पानी डालो तुरंत पानी सोख जाएगा, और यहाँ पे पानी डालो थोड़ी देर पानी भरा रहेगा ऊपर, है ना? बस ये ध्यान रखिएगा। खादर मिट्टी को बांगर की अपेक्षा अधिक उर्वरा वाली शक्ति माना जाता है। अधिक उर्वरा शक्ति वाली मिट्टी माना जाता है। ठीक है? ये पढ़ा चुके हैं पीछे। आगे आ जाओ। ठीक है भाई, आगे बात करें। देखो भैया, यहां पे बुंदेलखंड, जो मैंने आपको बताया था उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है बेटा, उत्तर प्रदेश का कौन सा? बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है। ठीक है ना? ये वाला क्षेत्र, ठीक है ना? ये वाला क्षेत्र जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, इस बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में उत्तर प्रदेश दक्षिण पठारी भाग में, यहाँ पे इसको दक्षिण पठारी भाग भी कहते हैं ना। उत्तर प्रदेश के दक्षिण पठारी भाग की मिट्टियों को बुंदेलखंडी मिट्टी कहते हैं। इस क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी क्या कहते हैं? बुंदेलखंड में पाई जाने वाली, ठीक ना, बुंदेलखंड में पाई जाने वाली मिट्टी क्या कहते हैं? बुंदेलखंडी मिट्टी कहते हैं। इनमें कुछ इनके नाम भी दिए गए हैं। जैसे इस क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी क्या कहते हैं? भोंडा कहते हैं। क्या कहते हैं? वहां पे भुंड था। जलोढ़ मृदा में क्या नाम? भुंड था। जलोढ़ मृदा में क्या नाम था? बांगर का नाम था भुंड, और यहाँ क्या नाम दिया गया? भोंडा। फिर दूसरा है माड़ या मार मिट्टी कहते हैं। कांवड़ मिट्टी क्या कहते हैं? कांवड़ या पड़वा मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? पड़वा मिट्टी कहते हैं। ठीक ना? पड़वा या परवा मिट्टी कहते हैं। ये इसे राकड़ मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राकड़। ये सब अपने भैंसीन वाला सोच लें, पड़वा। ठीक ना? कांवड़ या पड़वा मिट्टी भी कहते हैं, या राकर मिट्टी भी से कहते हैं। ठीक है ना भाई? ध्यान रखिएगा, इसे राकर मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है? ध्यान रखिएगा, किसको कहते हैं? जो दक्षिण भाग में बुंदेलखंड में पाई जाने वाली मिट्टी होती है। अगला, इस क्षेत्र की काली मिट्टी को इस क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? बुंदेलखंड के क्षेत्र में जो काली मिट्टी पाई जाती है ना बेटा, यहाँ पे काली मिट्टी भी पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? करेल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? करेल। कपासी मिट्टी या कपास भी कहते हैं, या उसे रेगुर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रेगुर भी कहते हैं। बेटा एक बात और ध्यान रखिएगा, आपसे चाहे ये बुंदेलखंड का पूछे या उत्तर प्रदेश से किसी भाग का पूछे या भारत के किसी भाग का पूछे, कहे कि भैया जो काली मिट्टी होती, काली मिट्टी को किस अन्य नाम से जानते हैं? रेगुर बताएंगे। रेगुर कई बार पूछा गया है। या बताएंगे करेल मिट्टी, या काली कपासी मिट्टी भी कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? काली कपासी मिट्टी या कपासी मिट्टी भी कहेंगे। क्योंकि काली मिट्टी में, ध्यान रखिए, काली मिट्टी में कपास की खेती बहुत अच्छी होती है। और कपास ज्यादा कहां होता है भैया? गुजरात में। ठीक है ना? गुजरात और महाराष्ट्र में कपास की खेती बहुत ज्यादा होती है, वहां पे काली मिट्टी पाई जाती है, भारत की दृष्टि से देखा जाए तो। समझ रहे हैं? उसी प्रकार उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्रों में क्या होता है? करेल मतलब कपासी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा। प्रदेश के जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर जिलों में काली मिट्टी का विस्तार है। कहां विस्तार है? झांसी, ललितपुर, ठीक ना, ललितपुर, हमीरपुर जिलों में क्या है? काली मिट्टी का विस्तार है। ठीक ना? जिसके कारण यहाँ चना, गेहूं, अरहर और तिलहन की खेती क्या होती है? प्रमुख होती है। समझ रहे हैं कि नहीं? प्रमुख खेती है। कौन कौन सी? चना है, गेहूं। अच्छा पूछ लिया जाए आपसे कि सर क्या कपास के अलावा यहाँ पे और कोई मिट्टी हो सकती है क्या? तो कपास के अलावा भैया यहाँ पे चना की खेती होती है, गेहूं की खेती होती है, अरहर की होती है, और तिलहन मतलब जो तेल से संबंधित सरसों वगैरह हो गई ना, इनकी खेती यहाँ पे खूब होती है। चलो बेटा आगे आ जाओ। ठीक है ना? ये देखो भैया कुछ यहाँ पे नाम दिए गए हैं। ठीक है ना? जो मैंने पीछे बता दिया, बस उसी की स्लाइड है, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है? आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पूरा इसको हम पूरा पीछे एक्सप्लेन कर चुके हैं।
यहाँ केवल इकट्ठे मैंने कर दिया यहाँ पे, ठीक ना। इकट्ठे आपका है खादर, बांगर, उसर। उसर मिट्टी को क्या क्या नाम से जानते हैं, देख लो जरा कि नया मिल गया यहाँ पे। उसर मिट्टी, उसर मिट्टी होती है जो उपजाऊ नहीं होती है ना, जो उपजाऊ मिट्टी नहीं होती उसर होती है। उसे रेह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेह। ध्यान रखिएगा, अपने गांव पहले रेहू होती थी ना, रेहू, रेहू से कपड़े धुलते थे तो उसी को रेह कहते हैं। वो देखो कहाँ पाई जाती है, उसर में तो पाई जाती थी रेह। समझ रहे हैं कि नहीं? बंजर, 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 बंजर तो आपने देखा होगा ना, बंजर जहाँ पे कोई कुछ नहीं होता है। ऐसे कल्लर भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? कल्लर भी कहते हैं। तो कल्लर, बंजर, रेह या रेहू। कल्लर, बंजर, रेह या रेहू किस मिट्टी को कहते हैं? ऊसर को। इसमें लवण और क्षारीय की मात्रा अधिक होती है। मतलब ये नमकीन प्रकृति की भी होती है और कड़वी प्रकृति की भी होती है। समझ रहे हैं कि नहीं? चलो ठीक है। अगला बलुई मिट्टी। बलुई मिट्टी की बात करिए, ऊंचे टीलों वाली मिट्टी होती है, इसे भुंड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? भुंड कहते हैं। काली मृदा रेगुर, करेल या कपासी मृदा कहते हैं। बुंदेलखंड की मिट्टी को कहते हैं? लाल मृदा भी कहते हैं, परवा भी कहते हैं, मांड भी कहते हैं, राकर भी कहते हैं और भोंडा मिट्टी भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा भाई। आ जाओ आगे। उत्तर प्रदेश की प्रमुख मिट्टियां देखो, ये इतनी मिट्टियां पाई जाती हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है बेटा, उत्तर प्रदेश में 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं बेटा, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं? 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। क्या? 9, सॉरी, हाँ 9 प्रकार की मिट्टियां। उत्तर प्रदेश कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं? 9 प्रकार की। कौन कौन सी? पर्वतीय मृदा हो गई। कौन सी बेटा हो गई? पर्वतीय मृदा हो गई, जो कि पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। समझ रहे हैं कि नहीं? जहां पे नदियों का विस्तार होता है, उसके बाद मैंने कहा ना, नदियां विस्तार करके जब आगे की ओर बढ़ती हैं तो अपने साथ कंकड़ पत्थर लेकर के आती हैं। तो जहां पर कंकड़ पत्थर छोड़ती है उसे क्या कहते हैं? पर्वतीय मृदा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पर्वतीय मृदा कहते हैं। फिर उसके बाद जब नदियां उन्हीं कंकड़ पत्थरों के नीचे से होकर गुजर करके आगे तराई वाले क्षेत्र में बहती हैं, जहां पर दलदली हिस्सा बनाती है, उसे क्या कहते हैं? तराई मृदा कहते हैं। ये दलदली मृदा होती है, नमी युक्त होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। नमी। उसके जलोढ़ मृदा, मैदानी क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा कौन सी होती है? मैदानी क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा कौन सी होती है? जलोढ़ मृदा होती है। लाल और पीली मृदा, ये भी मैदानी क्षेत्र में पाई जाती है, लाल और मृदा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। मिश्रित लाल एवं काली मृदा, ये आपका बुंदेलखंडी क्षेत्र में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? बुंदेलखंड के क्षेत्र के आसपास पाई जाती है। मध्यम काली मिट्टी हो गया, कौन सी? मध्यम काली मिट्टी है, बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है। कैल्शियम युक्त मिट्टी होती है, कैल्शियम, जिसमें आप देखेंगे ये मिट्टी जब सूखती है तो ऊपर सफेद सफेद पड़ जाता है, पाउडर सुपर सफेद निकल आता है, सफेद पाउडर निकल आता है, ठीक है ना। कैल्शियम युक्त मिट्टी में एक लमड़ी प्रकृति की मिट्टी होती है, इसमें जो मैंने रेह वगैरह बताया, रेहू वगैरह मिट्टी वाली जो होती है ना, वो कैसे लवणी मृदा होती है। एक लाल बलुई मिट्टी होती है, कौन सी होती है? लाल बलुई मिट्टी होती है। जब कभी खुदाई उदाई होती है कहीं पर गड्ढे उड्ढे में, तो देखिए लाल बलुई मिट्टी में निकलती है। समझ रहे हैं कि नहीं? उसको लाल बलुई मिट्टी कहते हैं। ये भी उपजाऊ मिट्टी होती है, लोग उसको उठा लाते हैं गमले वमले में भरने के लिए। समझ रहे हैं कि नहीं? तो लाल बलुई मिट्टी होती है। तो 9 प्रकार के उत्तर प्रदेश में क्या पाई जाती है? मिट्टियां पाई जाती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। आगे आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ, आ जाओ भाई। यहाँ पे क्या है देखो, अब यहाँ पे नदियों की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे नदियों की बात कर लेते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? उत्तर प्रदेश में नदियां कौन कौन सी हैं, इसलिए ज्यादा हमने डीप में भी पढ़ाने की प्रयास नहीं किया, आप समझिए ध्यान से। उत्तर प्रदेश नदियां कौन कौन सी हैं? गंगा है, यमुना है, घाघरा है, चंबल है, सोन है, रामगंगा है। उसके बाद राप्ती, बेतवा, गोमती, केन, टोंस और शारदा, ये इतनी नदियां हैं भाई साहब, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। गंगा नदी का उद्गम कहाँ है? उत्तराखंड में है, जिसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। सबसे लंबी उत्तर प्रदेश की नदी है, यह भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। यमुना उत्तराखंड में इसका भी उद्गम होता है, कितनी लंबाई इसकी? 1384 किलोमीटर है। फिर उसके बाद घाघरा तिब्बत में निकलती है, कहाँ निकलती है? तिब्बत क्षेत्र में निकलती है, और ये 1080 किलोमीटर आकर के कहाँ मिल जाती है? गंगा नदी मिल जाती है, ठीक है ना। चंबल नदी मध्य प्रदेश में 935 किलोमीटर 965 किलोमीटर चलती है, ये यमुना मिल जाती है, ठीक ना। सोन नदी मध्य प्रदेश में निकलती है, 780 किलोमीटर इसकी लंबाई है। रामगंगा नदी उत्तराखंड में उद्गम होता है, 696 करके, ये भी क्या मिल जाती है? गंगा नदी मिल जाती है। राप्ती नदी नेपाल से निकलती है और 640 किलोमीटर लंबी है। बेतवा नदी ये भी जो है मध्य प्रदेश में निकलती है और 590 किलोमीटर की लंबाई है। गोमती नदी उत्तर प्रदेश में निकलती है, ठीक ना। गोमल नाम का एक झील है, वहां से निकलती है, किठम झील से निकलती है, समझ रहे ना। केन जो है मध्य प्रदेश से निकलती है, टोंस जो है मध्य प्रदेश से निकलती है, शारदा उत्तराखंड से निकलती है। तो ये नदियां हैं उत्तर प्रदेश में, इनको आप लोग ध्यान रखिएगा, उद्गम स्थल जरूर ध्यान रखिए, कौन कहां से निकलती है, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं, आ जाओ भाई साहब, झीलें। चलो अच्छा, आप लोग पश्चिम बिहार पढ़ लियो ना, हाँ हमको पता है। चलो 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 देखो भाई, चलो बेटा देखो, उत्तर प्रदेश में कुल 14 पश्चिम बिहार पाए जाते हैं। कितने?
14 पक्षी विहार पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कितने पक्षी विहार पाए जाते हैं? 14 पक्षी विहार पाए जाते हैं, ठीक ना। और 4 टाइगर रिजर्व पाए जाते हैं, ठीक है ना, 4 टाइगर रिजर्व पाए जाते हैं, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, 14 के बाद ध्यान रखिएगा बेटा, आप लोग 11 वन्यजीव अभयारण्य भी पाए जाते हैं। कितने? 11 वन्यजीव अभयारण्य भी पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? पक्षी अभयारण्य की बात करें। देखो भाई, पक्षी अभयारण्य से सवाल कई बार पूछे गए हैं, कोई ऐसा एग्जाम उत्तर प्रदेश में जहां पे सवाल ना आता हो, ठीक ना। अगर बात करें शहीद चंद्रशेखर आजाद, जिसका जो नवाबगंज पक्षी अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है, वन्यजीव अभयारण्य के नाम से जाना जाता है, ठीक ना, ये कहां पर है? उन्नाव में है। ये कहां है? उन्नाव। एक दिन चिल्लाते रहो ना सर जी, बता दियो चंद्रशेखर आजाद नवाबगंज कहाँ है, नवाबगंज कहाँ है? तो नवाबगंज उन्नाव में है। कहाँ है बेटा? नवाबगंज उन्नाव में, या जगतपुर वाला उन्नाव नहीं, सॉरी नवाबगंज नहीं। अगला है समसपुर पक्षी विहार, ये आपके रायबरेली जिले में है। कहाँ है? रायबरेली सलवन में है, ठीक है ना, रायबरेली के सलवन में है। इसकी स्थापना 1987 में हुई है। सबसे पहले कौन सी स्थापना हुई थी? उन्नाव वाले की स्थापना शहीद चंद्रशेखर आजाद वाले की हुई थी। इसको नवाबगंज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अगला है लाल बहोसी पक्षी अभयारण्य। कहाँ है? लाल बहोसी पक्षी वन्यजीव अभयारण्य, ये कहाँ है बेटा? कन्नौज में। कहाँ है बेटा? कन्नौज में। लाल बहोसी, ठीक है ना, लाख बहोसी, सॉरी। फिर अगला है कौन सा? ओखला पक्षी अभयारण्य। अगला कौन सा है? ओखला पक्षी अभयारण्य। कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर में। अगला है बखीरा, बखीरा पक्षी अभयारण्य कहाँ है? संत कबीर नगर में। कहाँ है? संत कबीर नगर में, ठीक ना, बखीरा कबीरा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगला है सांडी पक्षी विहार, सांडी कहाँ है? हरदोई में। सांडी कहाँ है? हरदोई में, ठीक है ना। अगला है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पक्षी अभयारण्य। कहाँ है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहाँ है? प्रतापगढ़ में। कहाँ है बेटा? प्रतापगढ़ में। अगला है शेखा झील पक्षी वन्यजीव अभयारण्य, शेखा झील पक्षी अभयारण्य, ये कहाँ है भैया? अलीगढ़ में। कहाँ है? अलीगढ़ में। अगला है समान पक्षी अभयारण्य। कहाँ है? समान पक्षी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? मैनपुरी में। कहाँ है? मैनपुरी में, ठीक ना। उसके बाद जयप्रकाश नारायण यानी सुरहाताल वाला कहाँ है? बलिया में है। कहाँ है बेटा? बलिया में है। सूर सरोवर कहाँ है? ये आपका आगरा में है, सूर सरोवर आगरा में, और इटावा दोनों में है, ठीक ना। पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य कहाँ है? गोंडा में। पार्वती अर्गा गोंडा में है। विजय सागर पक्षी अभयारण्य कहाँ है? महोबा में। विजय सागर महोबा में। अगला है पटना पक्षी अभयारण्य कहाँ है? एटा। पटना वाला बिहार वाला है, पटना नहीं, ठीक है ना, ये एटा जिला वाला है, ठीक है ना, एटा जिला। अच्छा आप लोग बताओ, एटा जिला किसके लिए फेमस है? एटा जिला क्या फेमस है? ईंट उद्योग के लिए। हाँ, घंटी वंटी के लिए फेमस है। तो बैलों की जो जानवरों गले में घंटी बनती है वो एटा जिले में। तो बंद कर दो भैया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, इसको याद करने का तरीका आ जाए भाई ट्रिक पर, है ना। इनको याद करने की ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, जबरदस्त ट्रिक, समझ रहे हैं कि नहीं? बहुत जबरदस्त ट्रिक है, कहीं नहीं मिलेगी आपको, समझ रहे हैं कि नहीं? देखिएगा ध्यान से। हाँ देखिए ध्यान से, अरे पूछे थे सवाल भैया यहाँ से, समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ हर सेट में था, ध्यान रखिएगा। देखो बेटा, शहीद चंद्रशेखर आजाद की बात करें, नवाबगंज, ठीक ना। चंद्रशेखर अपने आप में क्या थे? नवाब थे, नवाब थे ना, तो नवाबगंज, ध्यान रखिएगा। नवाबगंज कहाँ है? उन्नाव में। तो शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभयारण्य कहाँ, वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? नवाबगंज में, ठीक है। दूसरा समसपुर वाला आप ध्यान रखिएगा, अपने रायबरेली में है। समसपुर वाला कहाँ है? रायबरेली में। समसपुर रायबरेली, समसपुर रायबरेली सलवन में, समसपुर रायबरेली सलवन में, ठीक है ना। अगला लाख बहोसी, लाखों रुपए बहा दिए गए, किस चीज में? कन्नौज में मिलता है इत्र। कन्नौज में क्या मिलता है? इत्र। तो भैया इत्र खरीदने में लोग लाखों रुपए बर्बाद कर देते कि नहीं? कन्नौज में क्या मिलता है? इत्र। कन्नौज को क्या कहते हैं? इत्र नगरी कहते हैं। कन्नौज क्या कहते हैं? इत्र नगरी। तो ये भी एक सवाल बन गया आपका कि किस नगर को इत्र नगरी कहते हैं? तो कन्नौज को क्या कहते हैं? इत्र नगरी कहते हैं। तो इत्र नगरी भैया कहाँ है? कन्नौज। तो लाखों रुपए किसमें बहा दिया गया? तो लाख बहोसी इत्र कन्नौज, लाख बहोसी कन्नौज, लाख बहोसी कन्नौज। ओखला खोखला कौन थे? गौतम बुद्ध नगर के। और देखे तो खोखले तो थे ना शरीर से, शरीर में क्या था? खोखले थे। तो ओखला खोखला कौन थे? गौतम बुद्ध। कौन थे भैया? गौतम बुद्ध। तो ओखला खोखला कौन थे? गौतम बुद्ध, ठीक है ना। अगला कौन सा है? बखीरा। बखीरा से कबीरा, क्या याद रखोगे? कबीरा। बखीरा से कबीरा, बखीरा से कबीरा। सिमिलरिटी मिल रही कि नहीं मिल रही? याद रहे कि नहीं? बखीरा कबीरा, बखीरा कबीरा, बखीरा कबीरा। ओखला गौतम, ओखला गौतम बुद्ध, ओखला गौतम बुद्ध, ठीक है ना। ओखला खोखला याद रखिएगा, ठीक है ना। हाँ अगला है साड़ी। भैया साड़ी कैसी है? हरी। साड़ी कैसी है? हरी। साड़ी कैसी है? हरी। तो सांडी पक्षी अभयारण्य हरदोई, क्या हो गया? हरदोई, क्या हो गया? हरदोई। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या थे भैया? प्रताप था। पढ़े लिखे थे ना, तो जो व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है उसके अंदर प्रताप होता है ना, प्रताप मतलब चमक होती है ना। तो चमक देखिए अम्बेडकर जी की हर तरफ है कि नहीं? तो अम्बेडकर चमक थे, क्या चीज? प्रताप था इनके अंदर। तो प्रतापगढ़ में, कहाँ है?
प्रतापगढ़ में। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पश्चिम वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? प्रतापगढ़ में। अगला शेखा, शेख, अगर सोचिए शेखा झील पश्चिम में कहाँ है? शेख देखिए मुस्लिम नाम होता है ना, शेख, शेख अली नाम सुना होगा, शेख चिल्ली, शेख अली, ऐसा नाम सुना होगा ना, शेख अली, तो नाम सुना होगा, अरे शेख चिल्ली, शेख अली, ऐसे नाम सुना कि नहीं सुना? अरे जैसे जोड़ा शेख अली का नाम जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़, शेख अली, तो शेख अली क्या हो गया? अलीगढ़, शेख अली अलीगढ़, शेख अली अलीगढ़। अरे तुम शेख याद रखो, अली आगे जोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। शेख अली यानी शेखा झील पश्चिम कहाँ है? अलीगढ़ में, याद रहेगा। अगला समान, समान भैया कौन लाता है? मैन, पुरुष कौन लेके आते हैं? हाँ ये लोग तो केवल मंगाती है ना, मैन तो लाता है ना, वुमेन मंगाती है, वुमेन मंगाती है, और मैन क्या होता है? सामान लाता है। उसका काम ही धनिया मिर्ची लाना, खाली काम ही उसको, वो चाहे वर्दी पहन ली, चाहे कुछ पहन लिए, शाम को फोन आ गया, धनिया लिया होता ही मार बहुकाल में निकला बन के कि हाँ हम इंस्पेक्टर हैं, फोन इंस्पेक्टर साहब ये सब पे घर में पे उमा रखे थाने तक का, शाम का धनिया वो खटाई लिया है, वो भूले ना डाउन, ठीक है भाई ले आइए भाई, काम खत्म। समझ रहे हैं कि नहीं? कहीं वो जो अकड़ है ना वो हुए रखे थाने तक का, यहाँ आयो तो धनिया मिर्चा और खटाई के साथ आयो, और नहीं फिर हम धनिया उगा दे, खोपड़ी में ऐसा उगा दे ना, रोड के नीचे से काट काट खेत में डावट रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं? चलो देखो, समझ रहे हैं भाई कि नहीं? आगे देखो, खतरनाक चीज होती है। तो भाई सामान क्या है? सामान कौन लाता है? मैन। तो समान पक्षी अभयारण्य कहाँ है? मैनपुरी। समान पक्षी अभयारण्य कहाँ है? मैनपुरी। ठीक है, याद रहेगा, मैनपुरी। अगला जयप्रकाश नारायण, इसको ध्यान रखिए, सुरहा ताल है क्या बेटा? सुरहा ताल, तो बगलिए में। सुरहा ताल कहाँ? सुरहा ताल कहाँ? बगलिया में। जब पूछ रहे सुरहा ताल कहाँ, तो कहीं बगलिया में है, मतलब बलिया में। कहाँ है? बगलिया बलिया, बगलिया बलिया। तो सुरहा ताल पश्चिम में पूछ लिया जाए, या सुरहा ताल पूछ ले, सुरहा ताल झील पूछ लिया जाए कहाँ है, तो बगलिया में है। समझ रहे हैं कि नहीं? ध्यान रखिए, बलिया। अगला सूर सरोवर, भैया आप देखिएगा आगरा वगैरह में सूर सरोवर खूब मिलेंगे आपको, सूर मतलब तानसेन वगैरह टाइप के लोग वहां ज्यादा मिलेंगे आपको। कहाँ पे? आगरा में, है बात की नहीं? संगीत में चीजें ज्यादा कहाँ मिलेंगे आपको? आगरा मिलेंगे, क्योंकि वहां पे रजवाड़ों का एक केंद्र था। समझ रहे हैं कि नहीं? तो ध्यान रखिएगा, सूर सरोवर कहाँ है भैया? आगरा में। सूर सरोवर कहाँ है? आगरा में। सूर सरोवर कहाँ मिलेगा? आगरा में। पार्वती अर्गा, पार्वती अर्गा ये कहाँ मिलेगा? गोंडा में। कहाँ मिलेगा? गोंडा में। तो इसको याद रखिए, पार्वती अर्गा गोंडा में। पार्वती अर्गा गोंडा, मतलब पार्वती का पुत्र का नाम क्या था? गणेश। तो गा से गणेश और गा से क्या हो गया? गोंडा। ठीक ना? तो पार्वती अर्गा गोंडा, पार्वती अर्गा गोंडा। ठीक ना? विजय सागर महोबा, आपको ध्यान होगा महोबा में दो लोग थे, आल्हा और उदल, आल्हा उदल। ठीक ना? उन्होंने विजय प्राप्त की थी कि नहीं प्राप्त की थी? तो ऐसा ध्यान रखिएगा, विजय सागर कहाँ है? आल्हा उदल महोबा में। कहाँ है? महोबा। महोबा में खेती सबसे ज्यादा किसकी होती है भैया? पान की खेती होती है। किसकी खेती होती है? पान की खेती होती है। अगला है पटना, है कहाँ? एटा में। पटना कहाँ है? बिहार में नहीं, ये पटना बिहार में नहीं, बिहार में कहाँ है? पटना पश्चिम बंगाल कहाँ है? एटा में। ध्यान रखिए, कहाँ है? एटा में। तो बेटा इसको याद रखिएगा आप लोग। समझ रहे हैं कि नहीं? ये आपको क्या हो गया? पश्चिम बंगाल हो गए। समझ रहे हैं कि नहीं? और अगर क्लास पसंद आई हो भाई साहब, जितने भी ऑनलाइन बच्चे हैं, तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। आगे मिलेंगे, बाकी जो भी और 4 स्लाइडें बची 4-5 वो अगली मैराथन क्लास में हम लोग एडजस्ट करेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? कोशिश हमने बहुत की है, पूरा का पूरा मैंने थ्योरी और एक एक टॉपिक कंप्लीट कराने का प्रयास किया है। ठीक है? और आप सभी से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको खूब शेयर करेंगे, जो ऑफलाइन वाले बैठे हैं और ऑनलाइन वाले भी पढ़ेंगे। ठीक है ना भाई? चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।